Hello there, this is Casey and I welcome you to फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। सर्कुलेशन का वन शॉट लेक्चर है बच्चों। क्या कह रहा हूं मैं? ह्यूमन सर्कुलेशन का वन शॉट लेक्चर है। बिल्कुल कमर की पेटी बांध के रुकिएगा, अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। पिछला रेस्पिरेशन नहीं देखा होगा तो फटाक से जाओ देखो, क्योंकि ये वन शॉट सीरीज बहुत जल्द खत्म होने वाली है बच्चों। ठीक है, तो याद रखना सर्कुलेशन हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो इसमें देखेंगे वो है बच्चा लोग टाइप ऑफ सर्कुलेशन। क्या है? टाइप ऑफ सर्कुलेशन। सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन के टाइप्स के हिसाब से बच्चों दो टाइप के सर्कुलेशन होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। तो सबसे पहले इसका अपन थोड़ा साइज बढ़ा लेंगे मार्कर का, ताकि आप लोग को अच्छे से दिखेगा। ओपन टाइप होता है एक, है ना, ओपन सर्कुलेशन, एंड क्लोज्ड सर्कुलेशन। कौन सा? ओपन एंड क्लोज। ये दो टाइप के सर्कुलेशन होते हैं बच्चों। एक होता है ओपन टाइप, एक होता है क्लोज्ड टाइप। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन में याद रखना बच्चों मेरे, वो होते हैं हेमोसील्स। क्या होते हैं? हेमोसील्स। ओके, हेमोसील्स होते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशंस में। मतलब ऐसी खाली स्पेसेस होंगी और इन खाली स्पेसेस में एंडोलिम्फ भरा होगा, मतलब ब्लड जैसा फ्लूइड भरा होगा, जो कि सेल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा। लेकिन क्लोज्ड सर्कुलेशन में क्या होता है मेरे बच्चों? ब्लड वेसल्स होती है। क्या होती है? ब्लड वेसल्स, है ना। ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होता है बच्चा? ब्लड जो है फ्लो करता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स होती हैं, और यही ब्लड वेसल्स कुछ फॉलोइंग टाइप्स की भी होती है। लेकिन इन ब्लड वेसल्स के टाइप्स के बारे में हम लोग क्या करने वाले, अगले सेशंस में देखने वाले। तो फटाफट बच्चों क्या करते जाओ, स्क्रीनशॉट निकाल लिया करो बच्चों। ठीक है, याद रखना अच्छे से। उसके बाद देखो ये कौन से वाले ऑर्गेनिजम्स में हो सकता है, समझ लो। ये एग्जाम्पल इसका है आर्थ्रोपोड्स, है ना, आर्थ्रोपोड्स, है ना, आर्थ्रोपोड्स होते हैं। और यहां पे डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स जैसे मैमल्स हो जाएंगे, है कि नहीं? मैमल्स, ओके, मैमल्स जैसे जीव जो है ये इनमें आते हैं बच्चों। ठीक है, याद रखना। जहां जहां लाइट है वहां मैं लाइट मार्कर का इस्तेमाल करूंगा। थोड़ी सी स्लाइड बेकार सी आ गई है तो, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग को विजिबिलिटी अच्छी रहना, उतना हम लोग तो काम अच्छा करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, इसके बाद देखो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये देखते हैं अभी। क्या? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं कि ओपन सर्कुलेशन में एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो यहां पर याद रखने जैसी चीजें क्या है बच्चों? देखो ब्लड के अंदर क्या होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ये तो एकदम सही है, ब्लड के अंदर होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, है ना। रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है इनमें, है कि नहीं, जो क्या करेंगे, ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन वगैरह पहुंचाने का काम करेंगे। उसके बाद याद रखो बच्चों, याद रखने वाली बात है नो ब्लड वेसल्स, है ना, नो ब्लड वेसल्स। एक पॉइंट क्या आएगा इसमें? नो ब्लड वेसल्स, है ना, नो ब्लड वेसल्स। कोई भी टाइप की ब्लड वेसल्स इनमें नहीं होंगी, कोई भी पाइपिया नहीं होगा इनमें। ठीक है, डायरेक्टली सेल्स, देखो सेल्स आर डायरेक्टली, देखो डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट, सेल्स आर डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विथ, किसके कॉन्टैक्ट में रहेंगे बच्चों? ब्लड के। ठीक है ना, सर्कुलेटरी फ्लूइड के डायरेक्टली कांटेक्ट में रहेंगे। फिर इनके पास होती है एम्प्टी कैविटीज, है ना, एम्प्टी कैविटीज, और इन्हीं खाली कैविटीज में ब्लड भरा होता है, एम्प्टी कैविटीज। और इन्हीं एम्प्टी कैविटीज को क्या बोला जाता है बच्चों? हेमोसील। क्या बोला जाता है? हेमोसील। याद रखना, क्या कहा जाता है इसको? हेमोसील कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट्स आप लोग को याद रखने हैं। उसके बाद में एग्जाम्पल इसका क्या याद रखोगे मेरे बच्चों? एग्जाम्पल याद रखोगे, इसमें एक याद रख देना, आर्थ्रोपॉड। क्या याद रखोगे? आर्थ्रोपॉड का एक एग्जाम्पल याद रख लेना। आर्थ्रोपोड जो होते हैं ना, जॉइंट लेग वाले पूरे के पूरे इंसेक्ट्स, उनको याद रखना है आप लोग ने। क्या याद रखना है? उनको ही याद रखना है। तो सिंपल अगर मैं डायग्रामेटिक फॉर्म में इसको बताने की कोशिश करूं ना बच्चों, तो कुछ ऐसे दिखेगा, है ना। देखो मान लो कि ये येलो कलर से हम बता रहे हैं आर्थ्रोपोड को, मान लो ये इंसेक्ट है, एक सेकेंड,
मान लो ये इंसेक्ट्स के सेल्स है, दिख रहा है ना, ये इंसेक्ट के, ये ऐसे मैं डायरेक्टली सेल्स बता देता हूं, ये सेल है इंसेक्ट्स के, ओके, ये डायरेक्टली ऐसे देखो दिख रहा होगा शायद आपको, ये सेल बना दिए मैंने इंसेक्ट के। और ये जो सेल है ना बच्चों, यहां पे मान लो ये यहां पे भी ऐसे इंसेक्ट्स के सेल है, बॉडी टिश्यूज है, सिंपल वाले बॉडी टिश्यूज है ये उसके, ठीक है, ये सिंपल वाले बॉडी टिश्यूज है, ये आप लोग को याद रखने हैं। और ये जो है, ये कलर को मैं क्या करता हूं, अलग कलर से बता देता हूं। अभी फॉर एग्जांपल ये नियॉन ग्रीन से बताएंगे। अब ये क्या है, नियॉन ग्रीन क्या है बच्चों, मान लेते हैं ये ब्लड है, ये डायरेक्टली ब्लड जो है ना बच्चों, ये सेल के ऐसे कांटेक्ट में होता है, दिख रहा है ना, सेल के डायरेक्टली कांटेक्ट में ब्लड है, ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो सेल जो है ब्लड के पूल में नहा रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली बात हो रहा है उनका सेल्स। तो ऐसे टाइप के सर्कुलेशन को हम बोलते हैं कौन सा वाला सर्कुलेशन, ओपन टाइप का सर्कुलेशन। अब अगला देखो बच्चों, क्लोज्ड टाइप है ना, क्लोज्ड टाइप वाला सर्कुलेशन है, दिख रहा है कि आप लोग को ये मार्कर, आई थिंक सो नहीं दिखेगा, डार्क वाला यूज करना पड़ेगा अपने को, है ना, डार्क मैटर्स, है ना। तो याद रखना है बच्चों, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन, इसमें ब्लड कहां से फ्लो करता है बच्चों, देखो ब्लड फ्लोज थ्रू कहां से मेरे बच्चों, ब्लड वेसल्स, कहां से, ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड जो है ये दौड़ता है, किसके थ्रू दौड़ता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू, ठीक है, याद रखने वाली बात है भाई, ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारा ब्लड जो है ये दौड़ेगा। उसके बाद में क्या याद रखना है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि जो सिंपल सी बात है, यहां पे एक एक्स्ट्रा सिस्टम होगा, कौन सा सिस्टम होगा, एक्स्ट्रा सिस्टम होगा जो बॉडी के मतलब बोलेंगे ना, बॉडी और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज, मटेरियल की एक्सचेंज का काम करेगा। एक्स्ट्रा सिस्टम कौन सा होगा हमारे अंदर, एक्स्ट्रा सिस्टम होगा हमारे अंदर, जो एक्स्ट्रा सिस्टम होगा वो होगा लिम्फेटिक सिस्टम। कौन सा होगा, ब्लड के साथ साथ कौन सा सिस्टम होगा बच्चों, लिम्फेटिक सिस्टम, है ना। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन एक चीज याद रखने वाली है बच्चों, एक चीज याद रखने वाली है, ये होते हैं हायर एनिमल्स में, ठीक है, किस में होता है ये, हायर एनिमल्स, एनालिड्स में भी होता है, ध्यान रख लेना ये बात, ठीक है, हायर एनिमल्स में होता है। मान लेते हैं ये येलो कलर से फिर से हम बताते हैं हमारा सेल, ये देखो बच्चों ये सेल्स है, ये सेल्स है, ओके, समझ रहा है ना, ये सेल्स है ऐसे वाले, और ये जो है मान लेते हैं ये सेल के आजू बाजू से क्या जा रही है बच्चों, देखो ये रेड कलर की चीजें मैं बता रहा हूं, ये है बच्चों कैपिलरीज, क्या है ये है कैपिलरीज, दिख रहा है ना आपको, ये रेड कलर की क्या है बच्चों, ये कैपिलरीज है। और इसके अंदर से, वैसे तो मैंने चलो ऑरेंज कलर से बताता हूं, और ये डायरेक्टली आरबीसीज वगैरह जा रहे हैं, और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फिर कैपिलरीज के थ्रू होता है बच्चों, यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है ना, कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स के थ्रू जब एक्सचेंज होगा तो इसी को बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा मेरे बच्चों, इसको ही बोला जाएगा क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। सेल्स, ये है ब्लड वेसल्स, है ना, ब्लड वेसल्स, ये हमारी ब्लड वेसल्स है, और ये है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल वाले एरोज, देखो यहां लिख देता हूं मैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ओके ओके, यहां तक शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया रहेगा बच्चों, ठीक है। तो याद रखना छोटी छोटी चीजें हैं, बारकाई से अगर हम लोग चीजों को देखेंगे तो बहुत ज्यादा हमारी हेल्प हो जाती है, ठीक है। यहां से आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अब देखो एक डायग्राम भी आप लोग के सामने दिख रहा है, और अपने टेक्स्ट बुक का ही डायग्राम है। सिंगल सर्कुलेशन किसको कहा जाता है, ठीक है, क्या क्या होता है सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन में जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों, देखो ये एक्चुअली होता कहां है, फिशेस के अंदर। कहां होता है ये, फिशेस के अंदर। किसके अंदर होता है ये, मोस्ट प्रोबेबली फिशेस के अंदर। अब देखो क्या होता है, गिल्स के पास होती है फिशेस के कैपिलरीज, क्या होती है, कैपिलरीज। अब ये गिल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन, देखो ये ऑक्सीजन इनमें इंटर कर रहा है, ऑक्सीजन उठा रहे हैं, ऑक्सीजन उठाने के बाद में देखो सिस्टेमिक कैपिलरीज फिर डिवाइड होती है, और फिर बाद में हार्ट तक देखो क्या हो रहा है, दिख रहा है ना। तो देखो एट्रियम में क्या होता है,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है, फिर वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है, कहां पे जाता है, गिल्स के पास तक। सिंपल सी बात याद रखो बच्चों, बॉडी, देखो बॉडी से ब्लड आया, ओबी और डीबी समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूं। बॉडी से ब्लड आया सिस्टमिक कैपिलरीज के द्वारा, ठीक है, बॉडी से ब्लड आया सिस्टमिक कैपिलरीज के द्वारा, है ना, किसके द्वारा, सिस्टमिक कैपिलरीज के द्वारा, है ना, सिस्टमिक कैपिलरीज के द्वारा ब्लड आया, यस और नो, यहां तक तो समझ में आ गया। फिर वो एंटर करेगा एट्रियम में, है ना, कहां एंटर कर रहा है मेरे बच्चों, एट्रियम में ये ब्लड एंटर कर रहा है कि नहीं। अब एट्रियम से ये ब्लड कहां जा रहा है, वेंट्रिकल, है कि नहीं, वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है। अब वेंट्रिकल और एट्रियम दोनों मिला के बच्चों, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, हार्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो बॉडी से ब्लड सिस्टमिक कैपिलरीज के द्वारा आया, सिस्टमिक कैपिलरीज ने ब्लड एट्रियम को दिया, एट्रियम ने ब्लड और वेंट्रिकल को दिया। और गजब की बात यह है बच्चों, ये पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कौन सा ब्लड होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए मैं यहां पे डीबी लिख रहा हूं बच्चों, क्या लिख रहा हूं, डीबी। डब्बा है, डब्बा अंकल का टीवी डब्बा नहीं है, ये डीबी मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। क्या है बच्चों, ये डीबी माने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये वेंट्रिकल से ब्लड आया, कहां जाएगा, वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा आर्टरीज के पास, ठीक है, आर्टरीज, है ना, आर्टरीज। लेकिन ये आर्टरीज जो होती है ना बच्चों, ये कहां लेके जा रही है ब्लड को, गिल्स के तरफ, है ना, कहां पे, गिल्स, है कि नहीं, गिल्स के तरफ। गिल्स के पास गिल्स की कैपिलरी होती है और फिर ये गिल कैपिलरीज क्या करती है, ब्लड दे देती है बॉडी को, और ऐसे पूरे सिंगल सर्कुलेशन होता है। कैसे होता है बच्चों, देखो ये ऐसे। अब ये वेंट्रिकल से आगे जो मैं बताऊंगा गिल्स तक, ये कौन सा वाला ब्लड रहेगा बच्चों, ये आर्टरीज वाला भी, ये भी डीबी रहेगा, ओके। लेकिन आगे का जो ब्लड रहेगा बच्चों, जैसे गिल्स के आगे जाता है, गिल्स के आगे क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीजनेशन होगा और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओबी लिख रहा हूं, कितना सारा डीबी है लेकिन कितनू सा ओबी है, ठीक है, याद रखना। बॉडी ने ब्लड यूज किया, बॉडी ने ब्लड यूज किया, किसको दिया, सिस्टमिक कैपिलरीज को, सिस्टमिक कैपिलरीज ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास ट्रांसफर किया, हार्ट में मौजूद एट्रियम के पास, हार्ट में एट्रियम ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको दिया, हमारे प्यारे वेंट्रिकल को, प्यारे से वेंट्रिकल ने ब्लड किसको दे दिया भाई, आर्टरीज को, आर्टरीज ने दिया गिल्स के पास, गिल्स के पास थी गिल्स कैपिलरीज, और ये गिल्स कैपिलरी ने ब्लड को पहले ऑक्सीजनेट किया, फिर बाद में पूरा का पूरा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया और हमारी बॉडी को वापस से, हमारी मतलब फिश की बॉडी को ट्रांसफर कर दिया गया। तो ऐसे टाइप का सर्कुलेशन होता है सिंगल। अब इसको सिंगल क्यों बोलते हैं, सर इसका कोई साथीदार नहीं है, ऐसा कोई शॉर्ट नहीं है बच्चों। इसको सिंगल इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखो मैं आगे ऊपर लिख देता हूं, why it is called as single circulation, ठीक है, why it is called as single circulation। तो देखो यहां पे कोने में इसका डेफिनेशन बनाएंगे अपन, ठीक है, इसको सिंगल नहीं दिखेगा ही नहीं वैसे तो, चलो ठीक है कोई बात नहीं। इसको सिंगल सर्कुलेशन इसलिए बोला जाता है, तो यहां लिख देते हैं अपन लोग, सिंगल सर्कुलेशन इसलिए बोला जाता है बिकॉज ब्लड, देखो ब्लड पासेस या फिर फ्लोज थ्रू, देखो ब्लड पासेस या फ्लोज थ्रू हार्ट ओनली सिंगल टाइम, ठीक है, सिंगल टाइम, मतलब एक बारी के लिए क्या होता है, ब्लड जो है हार्ट से पास हो जाता है, इसीलिए इसको सिंगल सर्कुलेशन बोला जाता है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं हमारा डबल सर्कुलेशन। भाई डबल सर्कुलेशन होता क्या है, यहां पे मैंने बताया है, लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, इसका फ्लो चार्ट फॉर्म लेके आएंगे, ठीक है। तो देखो इसका थोड़ा साइज कम कर लेते हैं, फिर तरीके से अपने को अच्छे से लिखते आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी बॉडी होती है कि नहीं, बॉडी ने किया ब्लड को यूज, है कि नहीं, बॉडी ने किया ब्लड को यूज, दे दिया कौन सा ब्लड,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना बच्चों मेरे, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना, ये दो तरफ से जाता है, एक तो अपर बॉडी और दूसरी लोअर बॉडी। तो अपर बॉडी है ना, लिख देता हूं मैं, अपर बॉडी, और दूसरी कौन सी होती है मेरे बच्चों? लोअर बॉडी। और हार्ट भी तो यूज कर रहा है ना रे, है ना, तो वहां से जो निकलेगा ब्लड वो भेजा जाएगा किसके मदद से? कोरोनरी साइनस के मदद से। ठीक है, ये भी याद रखने वाली बातें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। ठीक है, तो अपर बॉडी से लेकर आ रहा है सुपीरियर वेना कावा, वेना कावा, ओके, और लोअर बॉडी से लेकर आ रहा है इंफीरियर वेना कावा। कौन लेके आ रहा है? इंफीरियर वेना कावा। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, देखो मैं लिख देता हूं ऐसे, दोनों भी अपना ब्लड कहां डाल देते हैं बच्चों? एट्रिया में। कौन सा? RA लिख रहा हूं मैं सिर्फ, राइट एट्रियम में। कहां डाल रहे हैं बच्चे? ये ब्लड कहां डाल रहे हैं? राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट साइड का एट्रियम होता है। जैसे देखो ये है हमारा, ये देखो ये पूरा का पूरा ये हमारा राइट एट्रियम है, ये पूरा का पूरा ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है। ओके, तो राइट एट्रियम ब्लड अपना देता है राइट वेंट्रिकल को। ठीक है, राइट एट्रियम ब्लड किसको देता है? राइट वेंट्रिकल को। ठीक है, राइट वेंट्रिकल अपना ब्लड किसको दे देता है? पल्मोनरी आर्टरी को। तो मैं यहां लिख देता हूं पल्मोनरी, पल्म लिख देता हूं मैं सिर्फ, आर्टरी। बच्चों ये बात याद रखना, एकमात्र आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं बच्चों। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके गई, चलो लेकर जाऊंगी मैं ब्लड लंग्स की तरफ। कहां लेकर गई भाई? लंग्स के तरफ। अब याद रखने वाली चीजें कौन सी है? देखो, बॉडी से कौन सा ब्लड निकला बच्चों? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए मैं इसको लिखता हूं DBDB। ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से निकला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, फिर ये देखो ये DB और फिर ये DB, राइट वेंट्रिकल के पास भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, DB। ओके, अब लंग्स के पास भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, लेकिन अब इसके बाद लंग्स से आएगा ब्लड पल्मोनरी वेन्स के तरफ। पल्मोनरी वेन्स, अब पल्मोनरी वेन्स की क्या खासियत है ना मेरे बच्चों, ये बता दो जरा। पल्मोनरी वेन्स की खासियत ये है कि एकमात्र वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। कौन सी ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखो पल्मोनरी वेन्स ने ब्लड दे दिया राइट बोल रहा हूं, लेफ्ट एट्रियम को, है कि नहीं? लेफ्ट एट्रियम को ब्लड देने के बाद लेफ्ट एट्रियम ने ब्लड दे दिया लेफ्ट वेंट्रिकल को। अब ये वेंट्रिकल और एट्रिया क्या है, जब अपन स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बताऊंगा मैं तुमको, वैसे सबको पता है, जस्ट रिवीजन सेशन है, लेकिन फिर भी एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे उसको। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल ने दे दिया ब्लड कहां पे? एओर्टा को। ठीक है, एओर्टा को दे दिया, और एओर्टा ने फिर से ये ब्लड घुमा के दे दिया बॉडी को। अब 2 बार हार्ट से क्या हो रहा है बच्चों? ब्लड पास हो रहा है। क्या हो रहा है? 2 बार हार्ट से ब्लड क्या हो रहा है? पास हो रहा है ना। यहां मैं OB लिख देता हूं सब जगह। OB मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है कि नहीं? है कि नहीं भाई? अब 2 बार हार्ट से ब्लड पास हो रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है डबल सर्कुलेशन। क्या कहा जाता है? डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो इसका भी बच्चों स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हो। तो शायद आप लोग को यहां तक पूरा का पूरा चीज समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स के तरफ। तो याद रखना है हम लोग ने, सबसे पहले हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना भाई, वो है कैसे? क्लोज टाइप का। ओपन टाइप लिख रहा था मैं, क्लोज टाइप का। कैसा होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम? क्लोज टाइप का। अब हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के जो मेन हीरो है ना, तो मैं कंपोनेंट लिख देता हूं भाई, सिंपल सी बात है, कंपोनेंट लिख देता हूं। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो ये याद रखने वाली बात है मेरे बच्चों। सबसे पहले याद रखना कि ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, फिर मैं बोलूंगा हार्ट होता है हमारा,
है कि नहीं? हमारा हार्ट भी होता है भाई, दिल नहीं है तो कुछ नहीं है गुरु। तो दिल भी होता है, और अगर यार कुछ बहने के लिए रहेगा ही नहीं, पाइप है, मोटर है, बहने के लिए कुछ चाहिए ना, तो यहां होता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि हमारा ब्लड है। वैसे तीनों भी इंपॉर्टेंट है, ब्लड को कोई हम वाईफाई से नहीं भेज सकते हैं, ना ही बिना हार्ट के ब्लड आगे बढ़ेगा, ना ही फिर मैं बोलूंगा बिना ब्लड के हार्ट और पाइप कुछ करेंगे। तो तीनों भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे लिए। लेकिन हमको ब्लड ज्यादा थोड़ा सा लगता है ना इंपॉर्टेंट है बोल के, बिकॉज ब्लड नहीं रहा तो हम सर्वाइव ही नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अब एक एक करके देख लेते हैं भाई। हम देखते हैं ब्लड का कंपोजिशन। तो हमारा जो ब्लड है ना बचवा, याद रखो ना बचवा, ब्लड जो है ना ये 2 कंपोनेंट से मेनली बना होता है। एक है हमारा प्लाज्मा, एक है हमारा प्लाज्मा, और दूसरा है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ये हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है बच्चों वर्ड ये, ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स को ही तुम जानते हो क्या बोलना है? ब्लड सेल्स। क्या बोलना है भाई? ब्लड सेल्स बोलना है। क्या बोलना है आप लोग ने? इसको ब्लड सेल्स बोलना है, ठीक है। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब प्लाज्मा, ये होता है टोटल 55%, मतलब 55%, और ये होता है भैया 45%, मतलब 45%, ठीक है। अच्छे से याद रहेगा शायद आप लोग को। अब ब्लड सेल्स भाई कितने टाइप के होते हैं सभी को पता है, वही कहानी है ना। ब्लड सेल्स कितने टाइप के होते हैं मेरे बच्चों, जल्दी बता दो। एक तो होता है RBC, WBC, प्लेट लेके लेट, है ना, प्लेटलेट, है ना, प्लेटलेट्स। ओके, याद रखना, RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स। अब जो ये प्लाज्मा होता है ना मेरे बच्चों, देखो प्लाज्मा जो है ना, ये प्लाज्मा थोड़ा डेंजरस होता है भाई, है ना। कैसे होता है भाई? कैसे होता है भाई? डेंजरस होता है। डेंजरस नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली, ठीक है। कुछ अच्छा वाला मार्कर मिलता है क्या? ये वाला ले लेते, चलो देखते हैं दिखता है क्या। इसमें होता है हमारा वाटर, नहीं बहुत ही ज्यादा पर्पल हो गया, ठीक है, ब्लैक से ही कर लेंगे हम। अब देखो इसमें क्या होता है भाई, H2O होता है, लगभग कितना 90% होता है बच्चों। कितना? देखो यहां पे लिखा है 90% क्या होता है? वाटर होता है। फिर होते हैं प्रोटीन्स, है ना, वाटर हो गया। प्रोटीन्स होते हैं ना मेरे बच्चों, प्रोटीन जरूरी है ना बॉडी के लिए। प्रोटीन्स होते हैं 7 से लेके 8%, प्रोटीन्स होते हैं 7 से लेके 8%। फिर उसमें क्या क्या आता है? एल्बुमिन आ जाता है, ग्लोबुलिन आ जाता है, प्रोपेरेडिन आ जाता है, प्रोथ्रोम्बिन आ जाता है, फाइब्रिनोजन जैसे प्रोटीन, इंपॉर्टेंट वाले प्रोटीन होते हैं ना भाई। फिर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आता है जो कि 1% होता है सिर्फ, ठीक है। और बाकी की जितनी भी चीजें हैं ये 1 से 2% होती है, जिसमें आ जाता है जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स। वेस्ट भी हमारा बॉडी तैयार करता है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। रेगुलेटर्स जैसे हार्मोन, एंजाइम्स, वाइटामिन्स भी हमारे बॉडी में 1 से 2% में होते हैं। एंटीकोआगुलेंट्स जैसे हिपैरिन, ओके, ये हमारे ब्लड को अंदर जमने नहीं देता है बच्चों, ठीक है। जमना नहीं देना मतलब क्लॉट नहीं होने देता है, ठीक है। फिर कोलेस्टेरॉल और एंटीबॉडीज भी हमारे बॉडी में होती है। गैसेस जैसे ऑक्सीजन, CO2 जैसी चीजें भी बॉडी में होती है भाइयों बहनों। याद रखना मेरी बात को, नींद आ जाएगी अच्छे से रात को, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भाई ब्लड कॉम्पोजिशन, ठीक है। रिवाइजन एकदम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, बहुत ही फास्ट रिवीजन। अब यहां देखो बच्चों, ये है फॉर्म्ड एलिमेंट्स जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड। का बोलत है बबुआ? ब्लड सेल। का बोलत है? ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स हमारे कितने टाइप के? 3 टाइप के, है ना, जस्ट अभी बताया था कुछ देर पहले ही। चलो यही ले लेते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट, ओके, प्लेटलेट, है ना, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, है ना, WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स। अब जो RBCs होते हैं ना बच्चों, ये O2 कैरियर होते हैं। क्या होते हैं भाई? O2 कैरियर्स होते हैं। क्या होते हैं ये? सिंपल
O2 कैरियर्स होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चा? O2 कैरियर्स, ठीक है। ऑक्सीजन करते हैं कैरी, O2 कैरियर, ठीक है। O2 कैरियर होते हैं। क्या होता है इनमें? कंटेन्स हेमोग्लोबिन, Hb होता है इनके सेल के अंदर, ठीक है। Hb ये होते हैं बच्चों इम्यूनिटी देने वाले, है ना, इम्यूनिटी देने वाले। और ये होते हैं हमारे प्यारे राज दुलारे कोएगुलेशन करने वाले, है ना। ब्लड, देखो ब्लड क्लॉट क्या तैयार करवाएंगे? ये ब्लड क्लॉट करवाएंगे। ब्लड क्लॉट तैयार करने वाले ये होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, फॉर्म्ड एलिमेंट्स ये 3 टाइप्स के होते हैं। अब एक एक करके सब सीखने हैं हमको। तो सबसे पहले भाई हम देखते हैं रेड ब्लड सेल्स को, ठीक है। किसको देखते हैं? रेड ब्लड सेल्स को। तो सबसे पहले याद रखना रेड ब्लड सेल्स, है ना, इनको ही क्या बोला जाता है बच्चा? एरिथ्रोसाइट्स। क्या कहा जाता है इनको? एरिथ्रोसाइट्स इनको कहा जाता है ना। इनके अंदर क्या होता है? कंटेन्स हेमोग्लोबिन, है ना। हेमोग्लोबिन क्या है बच्चों? एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है कि नहीं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। अभी कुछ रेस्पिरेशन के वन शॉट में हमने देखा था, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। फिर उसके बाद एक चीज याद रखना है बच्चों आप लोग को, रेड कलर का होगा। कौन से कलर का होगा? रेड ब्लड सेल रेड ही कलर का होगा ना भाई, बिकॉज इसके अंदर आयरन होता है। याद रखना है बात को ये अच्छे से। फिर बाय कॉनकेव होंगे। कैसे होंगे भाई? बाय कॉनकेव होंगे। ये ऐसे दिखेंगे ना हमारे WBC RBC, देखो ये इस तरह के दोनों तरफ से कॉनकेव होंगे बच्चों, ये है कि नहीं? बाय कॉनकेव होंगे। नो न्यूक्लियस, कोई भी टाइप का न्यूक्लियस नहीं रहेगा, तो नो न्यूक्लियस, है ना। याद रखना सिर्फ कैमल इसमें एक्सेप्शन है, कैमल और लामा जैसे जीव, ठीक है। कैमल और लामा जैसे जीव जो होते हैं इनके अंदर होता है न्यूक्लियस, ठीक है। याद रखना है आप लोग ने बहुत अच्छे से। तो नो न्यूक्लियस, कोई भी टाइप का न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी काउंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आरबीसी काउंट कितना होता है भाई? आरबीसी काउंट याद रखना, M फॉर मेल, ओके। मेल के अंदर कितना होता है? ये लगभग 5.2 से लेके 5.8 मिलियंस होते हैं बच्चों। कितने? मिलियंस पर mm³, मतलब 1 माइक्रोलीटर जितना भी बोल सकते हो। 1 माइक्रोलीटर में 5.2 से 5.8 मिलियन आरबीसी होता है। फिर उसके बाद फीमेल, F फॉर फीमेल, ये कितना होता है भाई? 4.2 से लेके 5.2 मिलियंस पर mm³। ये याद रखना है आप लोग ने बहुत अच्छे से। फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? आरबीसी फॉर्मेशन, है ना। आरबीसी फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है बच्चों? आरबीसी फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है बच्चों? आरबीसी फॉर्मेशन को कहा जाता है एरिथ्रोपोएसिस। क्या कहा जाता है? एरिथ्रोपोएसिस। क्या कहा जाता है बच्चों? एरिथ्रोपोएसिस कहा जाता है। किसको? आरबीसी फॉर्मेशन को, ठीक है। एक्स्ट्रा अगर बन गए तो, अगर एक्स्ट्रा एक्सेस में बन गए तो एक्स्ट्रा फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा फॉर्मेशन अगर ज्यादा ही बन गए तो क्या बोलेंगे? पॉलीसाइथेमिया। क्या बोलेंगे? पॉलीसाइथेमिया। क्या कहेंगे बच्चा इसको? पॉलीसाइथेमिया। ज्यादा आरबीसी बन गए तो पॉलीसाइथेमिया, ठीक है। ये आपको बस कीवर्ड्स बता रहा हूं बच्चों में, है ना। अगर डेफिशिएंसी हो गई तो, डेफिशिएंसी मतलब कम बन गए, जरूरत से कम बने तो क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? जरूरत से अगर कम बने तो इसको बोलेंगे एरिथ्रोसाइटोपेनिया। क्या कहेंगे? एरिथ्रोसाइटोपेनिया। ये 3 टर्मिनोलॉजीज आप लोग ने बहुत अच्छे से याद रखनी है बच्चों, ठीक है। क्या करना है? बहुत अच्छे से ये 3 टर्मिनोलॉजीज अपने दिमाग में, मस्तिष्क में बिठा लेनी है। समझ लो जरा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद इनका काम क्या है बच्चों? इनका काम क्या होता है? देखो इनका काम होता है, सिंपल सी बात है, इनका काम सिंपल है ना। O2 एंड, एक सेकेंड, O2 एंड CO2 कैरियर्स। क्या होते हैं ये? O2 एंड CO2 कैरियर। लेकिन ये कैरियर किसके वजह से होते हैं बच्चों? हमारे Hb के वजह से। किसके वजह से? और Hb काउंट आप लोग ने याद रखना है, Hb काउंट, है ना।
HB काउंट आपने याद रखना है कितना होता है बच्चों, HB काउंट होता है हमारा कुल 16 to 18%, है ना, मतलब पर 100 ml। ओके, इतना HB काउंट होगा, ये भी आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो 16 to 18%, लेकिन ये मेल में होता है, 12 to 15% ये फीमेल्स में होता है। बहुत अच्छे से याद रखना है ये दो चीजें एकदम अच्छे से, है ना, बहुत अच्छे से दो चीजें ये प्रॉपर तरीके से याद रखना है। अब HB में कितने चेन्स होते हैं बच्चों, 2 चेन्स, है ना, मतलब 2 अल्फा चेन्स होती है और 2 बीटा चेन्स होती है, और जब जाके ये पूरे HB का प्रोटीन बनता है बच्चों। और अगर इन चेन्स में कोई डिफेक्ट हो जाता है, जेनेटिक डिफेक्ट, तो उससे जो होने वाली बीमारी है उसको कहा जाता है थैलासेमिया, ठीक है। अब थैलासेमिया भी 2 टाइप्स के होते हैं, अल्फा थैलासेमिया, बीटा थैलासेमिया। ये 2 टाइप के थैलासेमियास होते हैं, ठीक है। तो यहां तक शायद आप लोग को समझ गया होगा, तो मैं आगे बढ़ जाता हूं WBCs के साथ। अब हमारे हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, है कि नहीं, व्हाइट ब्लड सेल्स, इनको ही क्या कहा जाता है बच्चों, ल्यूकोसाइट्स। क्या, ल्यूकोसाइट्स, है कि नहीं, ल्यूकोसाइट्स इनको कहा जाता है। इनका काम क्या होता है बच्चों, इम्यूनिटी देना। लेकिन उसके पहले ये समझ लो ये कलरलेस होते हैं, है ना, कलरलेस या व्हाइटिश अपीयरेंस होता है इनका, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूंगा अमीबॉइड होते हैं, अमीबॉइड, है ना, अमीबॉइड मतलब इनका कोई शेप नहीं होता है बच्चों, ठीक है। फिर याद रखना कैन बी फैगोसाइटिक, है ना, कैन बी फैगोसाइटिक। ओके, फिर याद रखना 2 टाइप्स के होते हैं ये, कितने कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं बच्चों, 2 टाइप्स में बिलोंग करते हैं, लेकिन किसके बेसिस पे, न्यूक्लियस के बेसिस पे, उनके किसके बेसिस पे, न्यूक्लियस के बेसिस पे, है ना। तो ये 2 यहां पे मैं इनका क्लासिफिकेशन लिखा के देता हूं आपको। तो सबसे पहले देखो WBC लिख लेंगे यहां पे, कितने टाइप के बच्चों, 2 ग्रैन्युलोसाइट्स, है ना, ग्रैन्युलोसाइट्स, और दूसरे होते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स, है ना, ए ग्रैन्युलोसाइट्स। कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, 2 टाइप्स, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। दिख रहा होगा शायद आपको। ग्रैन्युलोसाइट्स के बच्चों ऐसे 3 होते हैं टाइप्स। पहला होता है न्यूट्रोफिल्स, फिर एसिडोफिल्स, उसके बाद होगा बेसोफिल्स। याद रखना है आप लोग ने ये न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स। अभी इनके आगे अपन देखने ही वाले हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। और ए ग्रैन्युलोसाइट्स में बच्चों 2 होते हैं, मोनोसाइट्स एंड दूसरा होता है लिम्फोसाइट्स। LYM लिख देता हूं मैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। अब एक एक करके क्या करना है बच्चों, हम लोग को यही देखना है, लेकिन उसके पहले हम लोग WBC काउंट देख लेते हैं कि नॉर्मल WBC काउंट कितना होता है। WBC काउंट, है ना, WBC काउंट, और ये सब में एक जैसा ही होता है लगभग, मतलब नॉर्मल लेवल की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। WBC काउंट होता है कुछ 5000 से लेके 11000 पर माइक्रोलीटर, या फिर मैं mm³ लिख देता हूं, ठीक है। इसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन को क्या बोलते हैं बच्चों, ये याद रखने वाली बात है। पैथोलॉजिकल इंक्रीज मतलब क्या, बहुत ज्यादा लेवल में बढ़ गए, लगभग 1 लाख के आसपास पहुंच गए, है ना, 1 लाख पर मिलीमीटर क्यूब अगर पहुंच गए तो इसको कहा जाता है ब्लड कैंसर। क्या कहा जाता है बच्चों, ब्लड कैंसर। और इसके लिए एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। क्या कहा जाता है बच्चों, ल्यूकेमिया। और बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। कम हो गए तो ल्यूकोसाइटोपेनिया, पेनिया मतलब कम हो गया, ठीक है। ये अच्छे से लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट भी फटाक से निकाल लो बच्चों। बहुत फटाफट करना है हम लोग को, रिवीजन सेशन है ये, कोई ऐसा डिस्क्रिप्टिव सेशन नहीं है जो हम लोग टाइम लगाएंगे। ओके, अब यहां पे देखो आप लोग को जैसे डायग्राम दिख रहा है, न्यूट्रोफिल्स याद रखो बच्चों, है ना,
न्यूट्रोफिल्स आपने याद रखना है, इसके न्यूक्लियस के ऊपर नजर डालो बच्चों। ऐसे देखो ग्रैन्युलेटेड न्यूक्लियस है और 2 से ज्यादा ग्रैन्यूल्स है ना, तो इसीलिए 6 से 7 ग्रैन्यूल्स इसके न्यूक्लियस में होते हैं। और जैसे आपको दिख रहा होगा ये छोटे छोटे वेसिकल्स भी है इनके अंदर, और बाकी लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स में ये वेसिकल्स नहीं है। तो ग्रैन्युलोसाइट इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका न्यूक्लियस ग्रैन्युलेटेड होता है, प्लस इसमें ग्रैन्यूल्स भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको न्यूट्रोफिल्स बोला जाता है। अब न्यूट्रोफिल्स ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं बच्चों, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट होते हैं, याद रखना कैसे होते हैं, मोस्ट अबंडेंट, है ना, लगभग 70% होता है, ठीक है, याद रखने वाली बात है। बेसोफिल्स इनका प्रमाण बहुत कम होता है, 0.5 से लेके 1% तक ही होंगे सिर्फ, है ना, लेकिन इनका न्यूक्लियस जो होता है ना बच्चों ऐसे बायलोब्ड होता है, दिख रहा है ना, ये 2 लोब्स वाला न्यूक्लियस होगा इस तरीके से। और जो अपने इसिनोफिल्स होते हैं ये होते हैं ट्विस्टेड बायलोब स्ट्रक्चर, दिख रहा है ना, इसे डंबल पकड़ो और उसको ऐसे घुमा दो, ट्विस्टेड बायलोब जैसा स्ट्रक्चर। अब जो लिम्फोसाइट है देखो इसका बड़ा सा राउंड न्यूक्लियस होता है बच्चों, ठीक है, और सबसे बड़ा सबसे जबरदस्त हमारा मोनोसाइट किडनी जैसा शेप, किडनी जैसा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के शेप के हिसाब से देखो बहुत सारे ग्रैन्युलेटेड, बहुत सारे लोब वाला न्यूक्लियस हमारा प्यारा न्यूट्रोफिल, 2 लोब वाला न्यूक्लियस इसिनोफिल, ट्विस्टेड लोब वाला न्यूक्लियस 2 लोब वाला न्यूक्लियस बेसोफिल, ट्विस्टेड लोब वाला इसिनोफिल, जिसको हम एसिडोफिल्स भी बोल सकते हैं। हमारा लिम्फोसाइट लार्ज राउंड न्यूक्लियस और मोनोसाइट किडनी जैसा न्यूक्लियस, ठीक है, मोनू भाई का किडनी जबरदस्त, लिम्पू भाई का राउंड राउंड किडनी, ऐसा याद रख लो, लिम्पू भाई का फेस राउंड होता है। इसिनोफिल्स मतलब एसिड भाई हमारे ट्विस्टेड है थोड़े से, है ना। बस्सो भाई, क्या बस्सो भाई, बस्सो जो बस्सो नहीं होते, कि बस्सो मान लो कोई बेसिक सा नाम होगा बस्सो, तो बस्सो भाई जो है अपने बस्सो भाई का 2 लोब वाला न्यूक्लियस है, और अपना न्यूट्रल भाई जो है इसके पास पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर है, ठीक है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियस है, ठीक है, अलग बहुत सारे लोब्स है इसमें। अब इसमें से क्या करना है, एक एक करके सीखना है बच्चों, क्या सीखना है, एक एक करके चीजें सीखनी है। सबसे पहली चीज है बच्चों न्यूट्रोफिल्स, क्या देखेंगे, सबसे पहली चीज देखते हैं न्यूट्रोफिल्स, है ना, ये याद रखना है। तो सबसे पहला आएगा इसमें ऐसा लिखेंगे, चलो ठीक है, न्यूक्लियस, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, चलो एक वर्ड में मिल गया मेरे को, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, है ना, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, है ना। टोटल WBC के कितने होते हैं, ये परसेंटेज याद रखने जैसी है बच्चों, ठीक है, 70% ऑफ टोटल WBC, है ना, ऑफ टोटल WBC, 70% ऑफ टोटल WBC होते हैं। फिर उसके बाद इनका नेचर होगा बच्चों फैगोसाइटिक, है ना, फैगोसाइटिक नेचर होगा, जहां पे भी इंफेक्शन होगा जाएंगे किसी भी एंटीजन को खा लेंगे, मतलब जिसके लिए ये बने हुए हैं, ठीक है, फैगोसाइटिक नेचर होगा इनका, याद रखने वाली बात है। फिर मैनी ग्रैन्यूल्स इन सेल्स, मैनी ग्रैन्यूल्स, है ना, याद रखना। यहां तक बच्चों स्क्रीनशॉट फटाफट निकाल लो, तो शायद यहां तक आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। इसके बाद याद रखना है 70% होता है बच्चों, प्लस याद रखना है आपको फैगोसाइटिक होता है, कैसा होता है, फैगोसाइटिक होता है। सबसे पहले समझ लेना, ये पस सेल्स में आप लोग को मिलेगा, कहां मिल सकता है, पस सेल्स में आपको मिल सकता है बच्चों। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ ऐसा होता है, देखो गोल शेप का एक सेल है, इसके अंदर क्या याद रखना है, ऐसे मल्टी लोब इसका न्यूक्लियस बना देना है, दिख रहा है ना आप लोग को, ऐसे मल्टी लोब का न्यूक्लियस बना दो और छोटे छोटे ऐसे ग्रैन्यूल्स बना दो, है ना, इजी, बहुत ही इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। तो मेरे जिगर के छल्लो याद रखो, समझ लो मेरी बात को बहुत अच्छे से, बहुत इजी चैप्टर है बच्चों, आराम से 7 से लेके 8 मार्क्स आपको देकर जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। मेरे को खुशी होगी बच्चों, मेरे को बहुत ज्यादा हैप्पीनेस फील होगा, और अगर शिद्दत से इस चैप्टर को किया गया तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है और बहुत इजी भी है बच्चों, ठीक है, याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। अब बेसोफिल्स, ठीक है, क्या देखते हैं बच्चे, बेसोफिल्स,
याद रखना इसी को साइनोफिल्स भी बोला जाता है, साइनोफिल्स, है ना, साइनोफिल्स। याद रखना है इसके सिर्फ 0.5 से लेके 1% होता है ऑफ टोटल WBC, है ना, टोटल WBC का सिर्फ इतनू सा ये होता है। ओके, बहुत कम। याद रखना क्या सीक्रेट करेगा, क्या सीक्रेट करेगा, लेकिन उससे भी पहले याद रखना इसको स्टेन किससे मिलता है, स्टेन्ड बाय, ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेन्ड बाय बेसिक डाई, कौन सा डाई, बेसिक डाई। अब ये जो बेसिक डाई है ना बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग मिथिलीन ब्लू। क्या नाम है इसका, मिथिलीन ब्लू। एमसीक्यू में आ गया तो आप लोग के 1 मार्क पक्के, है ना, मिथिलीन ब्लू। बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, ठीक है। मिथिलीन ब्लू से इसको हम स्टेनिंग कर सकते हैं। इंक्रीजेस इन एलर्जिक रिएक्शन, इंक्रीजेस, देखो इंक्रीजेस ड्यूरिंग एलर्जी, एलर्जी के टाइम ये बढ़ जाते हैं बच्चों। और ये क्या सीक्रेट करते हैं, सीक्रेट्स, देखो जहां पे भी एलर्जी होती है ना वहां पे ये कुछ चीजें सीक्रेट करते हैं, जैसे हमारे हिस्टामिन्स जो कि इन्फ्लेमेशन कॉजिंग केमिकल्स होंगे, हिस्टामाइंस या फिर हिस्टामिन्स। फिर एक बोलूंगा मैं एंटीकोएगुलेंट, हिपैरिन, है ना, हिपैरिन, जो कि ब्लड को ब्लड वेसल में मतलब बोलते नहीं क्या, ब्लड वेसल में ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। और एक और चीज याद रखना है, सेरोटोनिन, है ना, सेरोटोनिन याद रखना है आप लोग ने, ये सब चीजें बेसोफिल्स के बारे में, ठीक है, अच्छे से याद रखो। और दिखते कैसे हैं बच्चों, बहुत ही अच्छे दिखते हैं, प्यारे से प्यारे प्यारे दिखते हैं। आओ प्यारे प्यारे ऐसे बाइलोब्ड न्यूक्लियस होगा, दिख रहा है ना। ओ ये तो, अरे सर ये तो किडनी बना दिया आपने, लेकिन बच्चों ये किडनी नहीं है, ऐसे समझ लो ये बाइलोब है, इसके न्यूक्लियस ऐसे बाइलोब है और ऐसे ग्रैन्यूल्स देखो दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स, है ना, कुछ ऐसा दिखेगा हमारा WBC में बेसोफिल। अब इसके बाद देख लेना बच्चा, देख लेना बच्चा इसिनोफिल्स। इसिनोफिल्स को ही क्या कहा जाता है, एसिडोफिल्स, है ना, एसिडोफिल्स, है कि नहीं। एसिडोफिल्स होते हैं बच्चों, ये होते हैं 1 से लेके 3% ऑफ टोटल WBC, ऑफ टोटल WBC, है ना, ऑफ टोटल WBC 1 to 3% होते हैं ना मेरे बच्चे, बहुत अच्छे से समझ लो, बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है। उसके बाद स्टेन्ड बाय, किससे, स्टेन्ड, स्टेन्ड बाय एसिडिक डाई, एसिडिक डाई। और ये जो डाई होता है इसी को बोला जाता है इओसिन। क्या कहा जाता है बच्चों, इओसिन। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, ट्विस्टेड बाइलोब न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस, ट्विस्टेड बाइलोब्ड, देखो बाइलोब्ड न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस होता है मेरे बच्चों, ट्विस्टेड बाइलोब टाइप का न्यूक्लियस होता है मेरे बच्चों। और ये ट्विस्टेड बाइलोब न्यूक्लियस कैसा दिखता है मेरे बच्चों, देखो ऐसा दिखता है ना, देखो ये ऐसा न्यूक्लियस होगा और ये इस तरीके से ट्विस्ट हो गया रहेगा, दिख रहा है ना, ये न्यूक्लियस है, ओके। और यहाँ पे ऐसे ग्रैन्यूल्स हैं, है ना, क्योंकि ये ग्रैन्युलोसाइट है, क्योंकि ग्रैन्यूल बताना जरूरी है, हर एक ग्रैन्यूल जरूरी होता है। पा 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 दिख रहा है ना, ट्विस्टेड बाइलोब न्यूक्लियस, ओके। फिर उसके बाद में इनके भी नंबर कैसे बने, फैगोसाइटिक होते हैं भाई, कैसे होते हैं, फैगोसाइटिक। और ये भी एलर्जी में बढ़ जाते हैं, इंक्रीजेस ड्यूरिंग, अब पैरो मतलब इंक्रीज होता है बच्चों, ठीक है, ड्यूरिंग एलर्जी। एलर्जी किस किस को है एलर्जी, है ना, एलर्जी से वेस्ट होती है सबकी एनर्जी। याद रखो ये है इसिनोफिल्स। क्या है मेरे बच्चों, इसिनोफिल्स। बहुत अच्छे बच्चों, लर्न कर लो बच्चों इसिनोफिल्स। अब आगे आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छे से लड़ेंगे, बेस्ट तरीके से हम पूरा एग्जाम क्रैक करेंगे। यो रैप बन गया बायोलॉजी का, यो रैप बन गया बायोलॉजी का। अब देखेंगे अग्रैन्युलोसाइट्स, अग्रैन्युलोसाइट्स, क्या देखेंगे, अग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। अब देखते हैं अग्रैन्युलोसाइट्स। नॉन ग्रैन्युलेटेड न्यूक्लियस होता है बच्चों इसका, नो ग्रैन्यूल्स, है ना, नो ग्रैन्यूल्स, नो ग्रैन्यूल्स, है कि नहीं, नो ग्रैन्यूल्स, कोई ग्रैन्यूल नहीं होंगे। दो टाइप्स के होंगे ना मेरे बच्चों,
एक होंगे लिम्फोसाइट्स और एक होंगे मोनोसाइट्स, है ना, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स में दो होते हैं बच्चों, याद रख लेना, टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स, तो मैं इसको लिख देता हूं टी सेल्स, और एक होंगे बी सेल्स, है ना, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। बहुत अच्छे से याद रख लो मेरे बच्चों, बहुत अच्छे से याद रख लो मेरे बच्चों, बहुत अच्छे से याद रखो। अब लिम्फोसाइट का एक राउंड न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, लिम्फोसाइट का लार्ज राउंड न्यूक्लियस, याद रखना, लार्ज राउंड न्यूक्लियस, है ना। कैसा होता है इसका न्यूक्लियस, लार्ज राउंड न्यूक्लियस होता है बच्चों, कैसा होता है, लार्ज राउंड न्यूक्लियस। टोटल बच्चों इनके परसेंटेज कितने होते हैं, टोटल इनके परसेंटेज होते हैं 25 से लेके 30, कितने होते हैं, 25 से लेके 30% होते हैं बच्चों, ठीक है, याद रखना है आप लोग नो बहुत अच्छे से। अब इनके फंक्शन के हिसाब से कितने टाइप्स, इनके होते हैं 2 टाइप्स, है ना, कितने टाइप्स, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कितने टाइप्स होते हैं, 2। अब ये जो 2 टाइप्स है, इसमें पहला वाला आता है टी सेल्स, दूजा वाला आता है बी सेल्स, है ना, बी सेल्स पहला होगा टी सेल, दूजा होगा बी सेल, ठीक है, याद रखना बच्चों, ठीक है। अब जो टी सेल्स होते हैं ना बच्चों, ये कौन सी इम्यूनिटी देती है, सेल्यूलर इम्यूनिटी, है ना, सेल्यूलर इम्यूनिटी, सेल्यूलर इम्यूनिटी। और बी सेल्स कौन सी इम्यूनिटी देती हैं, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी इम्यूनिटी। अब जब हम लोग हेल्थ एंड डिजीज सीखेंगे ना बच्चों, तो इनको थोड़ा और डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, ठीक है, इनको थोड़ा और डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। तो सेल्यूलर इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब टी सेल्स के बच्चों 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है, याद रखने आप लोग ने ये 3 टाइप्स। पहला तो होते हैं हेल्पर, हेल्पर, दूसरे होते हैं किलर, जेब में था किलर, साथ वाले चिल्लर, है कि नहीं, किलर, फिर होते हैं सप्रेसर, और लास्ट होते हैं हमारे मेमोरी, मेमोरी, किलर सप्रेसर, हेल्पर, मेमोरी, ठीक है। इनके फंक्शंस के हिसाब से ये अलग तरीके से डिफरेंशिएट होते हैं। और हमारे जो बी सेल्स हैं, ये ज्यादा टेंशन नहीं लगते बच्चों, डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये डायरेक्टली लेंगे वही प्रोटीन्स बनाएंगे, और प्रोटीन्स को ही क्या बोला जाता है, हमारी एंटीबॉडीज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एंटीबॉडीज। इन एंटीबॉडीज का ही ऑल्टरनेट नाम क्या होता है बच्चों, इम्यूनोग्लोबिन्स, क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन्स, है ना, इम्यूनोग्लोबिन्स इन्हीं का ऑल्टरनेट नाम होता है। तो इसका भी क्या करना है आप लोग ने, स्क्रीनशॉट लेना है, बड़ा आसान से बता दिया है बच्चों मैंने, ठीक है। अब यहां तक तो भैया आपको समझ में आ गया रहेगा। अब देखते हैं बच्चों मोनोसाइट्स की तरफ जाते हैं, कहां जाते हैं मेरे बच्चों, अब देखते हैं मोनोसाइट्स क्या रहते हैं, मोनोसाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब मोनोसाइट्स, याद रखने वाली बात है सिंपल सी, क्या कह रहा हूं मैं, याद रखने वाली बात है सिंपल सी, मोनोसाइट्स का परसेंटेज याद रखना। सबसे पहले तो इनका एक न्यूक्लियस के बारे में बताना, तो भाई कैसे होता है, किडनी शेप्ड, कैसा होता है इनका न्यूक्लियस, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस होता है बच्चों, किडनी के जैसा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। किडनी के जैसा मतलब कैसे दिखेगा, ये इसका सेल, ये देखो ये ऐसा सेल होगा, और ये कुछ ऐसा न्यूक्लियस इसका होगा, ठीक है। फिर किडनी शेप न्यूक्लियस होता है, परसेंटेज याद रख लो, 3 से लेके 5% होते हैं टोटल डब्ल्यूबीसी के, ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी, है ना, पूरे के पूरे डब्ल्यूबीसी का 3 से 5%, ओके। उसके बाद मैं बोलूंगा, दिल के राज में खोलूंगा, याद रखना डब्ल्यूबीसी। अब ये क्या होता है, जब इंफेक्शन होता है, याद रखना, इंफेक्शन जब भी होता है, इन्फेक्टून हो गया हो इन्फेक्शन जब भी होगा ना बच्चों, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फेक्शन, मोनोसाइट्स जो है ना, मोनोसाइट्स जो है ये क्या होते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं,
डिफरेंशिएट हो जाते हैं। डिफरेंशिएट होना मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शन अचीव कर लेते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ढेर सारे मैक्रोफेजेस में। किसमें, मैक्रोफेजेस में। और ये मैक्रोफेजेस का काम क्या होता है बच्चों, फैगोसाइटिक, है ना, जो कि कैसे होते हैं, फैगोसाइटिक, जो कि कौन सा परफॉर्मेंस करेंगे, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ये दे विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फैगोसाइटोसिस। इसीलिए मोनोसाइट्स को क्या कहा जाता है, स्कैवेंजर्स। क्या बोला जाता है बच्चों, स्कैवेंजर्स। एवेंजर्स नहीं बोला जाता है, स्कैवेंजर्स बोला जाता है। स्कैवेंजर्स मतलब ये डेड सेल्स को भी खा लेंगे, हर टाइप के सेल्स को खा लेंगे ये, ठीक है। ऐसा समझ लो अपने बॉडी की घंटा गाड़ी होती है, हर चीज को साफ करते चले जाती है, ठीक है। तो ये आप लोग ने याद रखना है और इसका स्क्रीनशॉट लिख लेना है बच्चों जल्दी से, बिकॉज अब हम शुरू करने वाले हैं प्लेटलेट्स। क्या शुरू करने वाले बच्चों, प्लेटलेट्स। ओके, तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं भाई, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स। तो यही होते हैं हमारे प्यारे राज दुलारे प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स है कि नहीं, प्लेटलेट्स, यही हमारे प्लेटलेट्स होते हैं भाई। प्लेटलेट्स याद रखना कितने होते हैं, 2.5 लाख से लेके 4.5 लाख, कितने होते हैं भाई, याद रखो। इनका काम क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं, ये काम करते हैं, देखो, ब्लड क्लॉटिंग एजेंट्स। क्या होते हैं ये, ब्लड क्लॉटिंग हो गया तो ठीक है, ब्लड क्लॉट में ये हेल्प करेंगे। कितना होता है भाई, 2.5 से लेके 4.5 लाख पर mm³, ठीक है। कम हो गए तो, है ना, डेफिशिएंसी अगर हो गई तो, इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है। क्या हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है। देखो बच्चों, और प्लस एक बात याद रखना, ये बायकॉन्वेक्स होंगे। ये देखो दिख रहा है ना, ये ऐसे दिखेंगे, ठीक है। कैसे दिखेंगे, वैसे डोरा केक्स के जैसे, ठीक है। तो याद रखने वाली बात ऐसी है कि ये बायकॉन्वेक्स होते हैं। कैसे होते हैं भाई, बायकॉन्वेक्स, है ना। कैसे होते हैं बच्चों, बायकॉन्वेक्स होते हैं। ये छोटी छोटी चीजें अच्छे से इसके स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों, बहुत अच्छे से, है ना। स्पिंडल शेप भी बोल सकते हो आप लोग इसको। उसके बाद में लिखेंगे अपन लोग इसको, ये क्या सीक्रेट करते हैं, दे सीक्रेट्स, ये भी क्या करते हैं, सीक्रेट सीरोटोनिन, है ना, सीरोटोनिन। और पिछले बारी मैंने बताया था शायद, सीरोटोनिन का फंक्शन क्या होता है, ये होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, है ना, कॉन्स्ट्रिक्टर। अब वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब क्या होता है, ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फटाक से स्क्रीनशॉट निकालो, आगे बढ़ता हूं। 2 सेकेंड्स दिए, चलो आगे बढ़ते हैं। ये ग्रैन्युलोसाइट्स कहां से आ गया। अब देखो, ब्लड क्लॉटिंग, 2 पाथवेज होते हैं बच्चों ब्लड क्लॉटिंग के। एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे। प्लस हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, कहां से, फर्स्ट से लेके अपने 13 तक, है कि नहीं। फर्स्ट से लेके टोटल 13 ब्लड अपने जो फैक्टर्स होते हैं, है ना, जिसमें से जो 4th नंबर का है वो काम का नहीं होता है। इसलिए टोटल कितने, 12 फैक्टर्स होते हैं हमारे बॉडी में, है ना, 12 फैक्टर्स होते हैं। ये 4th वाला कोई काम का नहीं होता है। ओके, तो ये 12 फैक्टर्स मिलके क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट करते हैं, है ना। अब ब्लड क्लॉट होता कैसे है ये हम लोग देख लेते हैं। पहले इसको मैं रब कर देता हूं, फिर क्या करेंगे, 2 टाइप के एक तो पाथवेज है। सबसे पहले तो अगर डायरेक्ट टिश्यू को डैमेज होता है, तो अगर टिश्यू पे सीधी इंजरी होती है तो इसको एक्सट्रिंसिक पाथवे बोला जाएगा। अगर ब्लड वेसल पे इंजरी होती है तो इसको इंट्रिंसिक पाथवे बोला जाएगा। ब्लड टिश्यू, अब क्या होता है देखो, धीरे धीरे टिश्यूज के आजू बाजू थ्रोम्बोप्लास्टिन आ जाता है, प्लस इनएक्टिव फैक्टर एक्स भी आ जाता है, ठीक है, 10th फैक्टर। अब क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, और यहां पे देखो कैस्केड ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। कैस्केड मतलब जो डैमेज टिश्यूज है, ये सब मिलके क्या करते हैं, फैक्टर एक्स को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। अब ये फैक्टर एक्स प्रोथ्रोम्बिन पे क्या करता है, असर करता है। प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में। किस में कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन में। याद रखना एक चीज,
कैल्शियम प्लस प्लस का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे, ठीक है। कैल्शियम पॉजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन किस पे एक्ट करता है बच्चों? फाइब्रिनोजन पे। अब फाइब्रिनोजन हमारा इनसॉल्युबल होता है, ये सॉरी सॉल्युबल होता है। तो सॉल्युबल फाइब्रिनोजन इनसॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है और ऐसे करके क्लॉट तैयार होता है, ठीक है। यहां तक समझा? तो सबसे पहले देखो याद रखना, क्या याद रखने वाले हम लोग? देखो सिंपल याद रखते, इंजुरी या फिर इंजुरी, है ना। इंजरी अगर हो गई तो क्या रिलीज होगा बच्चों? देखो इनएक्टिव फैक्टर एक्स, है कि नहीं। सिंपल अगर मैं बोलूं तो थ्रोम्बोप्लास्टिन अगर देख लेते हैं, चलो ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन है कि नहीं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन का काम देखो किस पे होता है, हाँ। थ्रोम्बोप्लास्टिन किसको एक्टिवेट करेगा? एक्टिवेट करेगा किसको? एक्टिवेट फैक्टर एक्स। अरे फियर फाइल हो गया फैक्टर एक्स कौन से वाले फैक्टर्स को एक्टिवेट करेगा बच्चों? फैक्टर एक्स बोलो या 10th नंबर के फैक्टर को बोलो, ठीक है। फिर उसके बाद में फैक्टर एक्स जैसे हो गया तो उसका अब ये फैक्टर एक्स किस पे काम करेगा? प्रोथ्रोम्बिन पे, प्रोथ्रोम्बिन, है ना, प्रोथ्रोम्बिन। अब जो प्रोथ्रोम्बिन है, ये प्रोथ्रोम्बिन अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देखो एक्टिवेट फैक्टर क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर देगा? थ्रोम्बिन में, एक्टिव थ्रोम्बिन में, है ना, थ्रोम्बिन, है कि नहीं, एक्टिव थ्रोम्बिन। अब ये जो थ्रोम्बिन है ना बच्चों, ये थ्रोम्बिन किसके ऊपर एक्ट करेगा? देखो ये थ्रोम्बिन एक्ट करेगा हमारे फाइब्रिनोजन पर, फाइब्रिनोजन। और ये फाइब्रिनोजन किस में हो जाएगा बच्चों कन्वर्ट? ये प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट करेगा फाइब्रिनोजन को? देखो येलो कलर के क्लॉट वाले के लिए मैं येलो यूज करता हूं, फाइब्रिन। और ये फाइब्रिन क्या करेगा? सिंपल बच्चों, ये फाइब्रिन क्या करेगा? फाइब्रिन आगे चल के क्लॉट तैयार करेगा। जरा ज्यादा फास्ट हो गया, मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, जस्ट आपको रिवीजन करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को फटाफट चीजें जो पुरानी थी वो याद आ जाए। तो अगर ये समझ में आ गया हो तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो सबसे पहले। तो ये मतलब फ्लो चार्ट फॉर्म में बहुत जल्दी जल्दी समझता है बच्चों को, इसलिए मैं स्क्रीनशॉट बोलते रहता हूं बार बार, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे हार्ट, दिल की बातें दिल ही जाने, है कि नहीं, दिल की बातें। अब दिल की बातें करेंगे हुजूर आला, दिल की बातें करेंगे। सबसे पहले हार्ट याद रखना, हमारा जो हार्ट है ये मेसोडर्मल ओरिजिन का है। कैसा है बच्चों? मेसोडर्मल। कौन सा ओरिजिन है इसका? मेसोडर्मल ओरिजिन। एक चीज याद रखने वाली और क्या है? पंपिंग ऑर्गन है बच्चों। ये कैसा ऑर्गन है? पंपिंग, है ना। कैसा ऑर्गन है मेरे बच्चों? पंपिंग ऑर्गन है। याद रखो, अच्छे से याद रखना है भाई आप लोग ने। ये एक पंपिंग ऑर्गन है। फिर इसकी साइज कितनी होती है? साइज फिस्ट जितनी, हमारा जो फिस्ट होता है ना, फिस्ट जितनी होती है, एक पूरे फिस्ट के जितनी। जिसका जितना फिस्ट होगा उतना ही उसका हार्ट बड़ा होगा, मतलब जितना फिस्ट ज्यादा बड़ा होगा उतना ही हार्ट भी ज्यादा बड़ा होगा। फिर उसके बाद याद रखना भाई पाउशेर का होता है। ये कितने का होता है? 300 से लेके मतलब 300 ग्राम तक का। इसका वेट कितना होता है? 300 GMs, मतलब 250 ग्राम से लेके 300 ग्राम तक का। याद रखना इसका ये वेट होता है। फिर उसके बाद एक और चीज याद रखना है, कैप्टेन। एक जगह होती है बच्चों लंग्स के बीच में, है ना, कैप्टेन, मीडियास्टेनम। क्या? मीडियास्टेनम। क्या है बच्चों? मीडियास्टेनम नाम की एक जगह होती है, जो कि ये क्या है, मैं लिख देता हूं नीचे, कैविटी, कैविटी बिटवीन टू लंग्स। ओके, टू लंग्स। ये कैविटी होती है दो लंग्स के बीच की, और इसी को हम लोग मीडियास्टेनम बोलते हैं, ठीक है। और दिस इज ऑल अबाउट आवर हार्ट। अब देखेंगे हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, ठीक है। हार्ट वॉल सबसे पहले, चलो ठीक है, हार्ट वॉल देख लेते हैं। हार्ट वॉल कितने टाइप्स की होती है? सबसे पहले याद रखना है बच्चों, हार्ट वॉल अपनी दो टाइप्स की होती है, ठीक है। एक होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम और दूसरा होता है सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। कितने होते हैं भाई? एक फाइब्रस, देखो डायरेक्टली लिख देते हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम
है ना, फाइब्रस पेरिकार्डियम, और दूसरा होता है बच्चों सीरस पेरिकार्डियम। है ना, फाइब्रस और सीरस। और सीरस फिर बाद में कितने पराइटल और विसरल लेयर में कन्वर्ट होती है। ठीक है, कन्वर्ट मतलब डिवाइड होती है जैसे। ठीक है, सीरस पेरिकार्डियम कितने लेयर्स में कन्वर्ट होती है, मतलब डिवाइड होती है। सबसे पहले पराइटल और बाद में अंदर वाली सबसे हार्ट के एकदम नजदीक की लेयर जो होगी ना, ये सबसे दिल के पास होगी बच्चों, विसरल। है ना, दो टाइप के पेरिकार्डियम्स में ये कन्वर्ट हो जाती है कि नहीं, है कि नहीं। अभी हार्ट की वॉल्स कितने लेयर से बनती है वो तो मैं बताने वाला हूं अभी। ठीक है, तो इसमें 3 लेयर्स होती है, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, सबसे बाहर की एपिकार्डियम होती है। अंदर जाएंगे तो ये देखो, ये मस्कुलर दिख रहा है ना, ये वाला लेयर, ये मायोकार्डियम होता है। और जो सबसे ये सरफेस वाला दिख रहा है ना, ये होता है एंडोकार्डियम। ठीक है, तो हार्ट की जो वॉल है, ये हमने देख लिया, हार्ट की वॉल को पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरिकार्डियम 2 टाइप्स के होते हैं, सीरस और फाइब्रस। और फिर बाद में सीरस जो है हमारे, ये 2 टाइप के होते हैं। लेकिन अगर मैं लिटरली हार्ट वॉल बोलूं, पूरी की पूरी हार्ट की वॉल बोलूं, HW लिख देता हूं उसको, तो ये 3 टाइप्स की होती है। पहला तो होता है इपीकार्डियम, है ना, क्या होता है, इपीकार्डियम, जो आउटर मोस्ट लेयर होगी। दूसरी होगी मायोकार्डियम, है ना, मायोकार्डियम। और लास्ट में होगी बच्चों एंडोकार्डियम। क्या होगी, एंडोकार्डियम। ये दिखना चाहिए इसलिए मैंने येलो मार्कर यूज किया है। ठीक है, मायो, एपी, एंडो। ठीक है, याद रखना, जिसमें से मायो जो होती है ना बच्चों, ये कार्डियक मसल से बनती है। किससे बनती है, कार्डियक मसल से बनती है, कार्डियक मसल्स, है ना। यह आप लोग ने याद रखना है, मायोकार्डियम किससे बनता है, कार्डियक मसल से बनता है। अब ये जो दिख रहा है ना आपको, ये विसरल लेयर और पराइटल लेयर, इसके बीच में देखो एक गैप है, दिख रहा है, येलो कलर से बता रहा हूं मैं। ये गैप के अंदर भरा होता है बच्चों पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो हार्ट को शॉक और डैमेजेस से बचा लेता है। ठीक है, एकदम से हार्ट को शॉक नहीं बैठना चाहिए, मतलब ऐसे धक्का भी लगा तो हमारा हार्ट फेल हो जाता है क्या, नहीं। तो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड उसी के काम आता है। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सटर्नली हार्ट को अगर हम देखें तो हार्ट कैसे दिखता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट अगर मैं देखूं तो देखो मेरा हार्ट ऐसे दिखता है, कुछ दिख रहा है ना आप लोग को, दिख रहा है ना, देखो जैसे ये सुपीरियर वेना कावा है कि नहीं, जो कि एट्रिया में एंटर करती है। ये राइट पल्मोनरी आर्टरी है जो राइट वेंट्रिकल से निकलती है। ये राइट पल्मोनरी वेन्स है, देखो दिख रहा है ना, ये 2 ब्रांचेस ऐसे अंदर घुस रहे हैं यहाँ पे, जो कि लेफ्ट एट्रियम में इंटर करते हैं। फिर मैं बोलूंगा राइट कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी मतलब क्या होता है, ये वो आर्टरी होती है जो ब्लड हार्ट तक पहुंचाती है। और कोरोनरी वेन्स क्या होती है, ये वो वेन्स होती है जो हार्ट से ब्लड राइट एट्रियम में लेके आती है। मतलब हार्ट को भी अपना ब्लड चाहिए ना, तो इसीलिए राइट आर्टरी क्या करेगी, कोरोनरी आर्टरी हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएगी। और राइट कोरोनरी वेन का काम क्या होगा, हार्ट से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड उठाएगी। ठीक है, ये बात याद रखना बच्चों, ये बात अच्छे से याद रखना। फिर जो हमारा हार्ट होता है ना बच्चों, सिंपल सा अगर हार्ट में बोलूं तो बाहर से देखो बच्चों ऐसे उस पे, ये देखो ये इस तरीके से दिखता है। और उसके ऊपर बच्चों ये ऐसे सल्कस होते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से दिख रहा है ना, ये ऐसा कुछ हमारा हार्ट होता है। सेंट्रल सल्कस होते हैं उनके ऊपर कुछ, है ना, सल्कस मतलब ग्रूव्स भी बोल सकते हैं। और इन्हीं ग्रूव्स के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोरोनरी आर्टरीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोग ने। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बड़ा इतना ज्यादा है नहीं उसमें ज्यादा कुछ बताने जैसा, लेकिन एक्सटर्नली भी हम अगर बोले तो हमारा हार्ट जो है ना, कितने 4 चेंबर्स में डिवाइड होता है। कितने, 4 चेंबर्स। तो 4 चेंबर्स में से जो 2 होंगे वो ऑरिकल्स होते हैं, ऑरिकल्स होते हैं 4, और जो 2 और 2 होते हैं वेंट्रिकल्स, है ना। ऑरिकल्स को ही हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, एट्रियम्स, है ना। 2 एट्रिया, एक रहा तो एट्रियम, एट्रिया, और 2 होते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, एट्रिया ये रिसीविंग चेंबर्स होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं ये, रिसीविंग चेंबर।
और ये कैसे होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स। या आप लोग ने याद रखना है, थोड़ा फटाफट लेके जा रहा हूं मैं चीजें ताकि आप लोग को टेंशन नहीं आएगी, मतलब फटाफट रिवीजन हो जाना चाहिए अपना, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है हार्ट का। देखो इंटरनली आपको कितने 4 चेंबर्स दिखाई पड़ रहे होंगे। अब यहां पे मैं कलर से बताऊंगा। ऊपर से ब्लड आया सुपीरियर वेना कावा से, लोअर बॉडी से ब्लड आया इंफीरियर वेना कावा से, और अरे अपने हार्ट का भी गया कोरोनरी साइनस से, कोरोनरी वेन्स से। अब ये पूरा का पूरा ब्लड कहां जमा होता है बच्चों? देखो ये पूरा ब्लड जमा हो जाता है हमारा राइट एट्रियम में। कहां जमा हो जाता है? वहां पे मैं आप लोग को पूरा का पूरा बता दूंगा कैसे हो रहा है सब, ठीक है। राइट एट्रियम में ब्लड जमा हो गया। अब राइट एट्रियम से ब्लड आता है बच्चों राइट वेंट्रिकल में, लेकिन इन दोनों के बीच में होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। अब ये वाल्व क्या होते हैं बच्चों? ढक्कन जैसे स्ट्रक्चर। ब्लड जैसे फुल हो गए ये अंदर झुक जाते हैं और वापस बंद हो जाते हैं। अब ये अंदर झुकने और वापस बंद करने वाली प्रोसेस, तो यार ढक्कन उल्टे भी घूम सकते हैं, तो ये नहीं घूमने देने की वजह ये होती है कि भैया यहाँ पे होते हैं ऐसे फाइबर्स, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, ऐसे फाइबर्स ऐसे अटैच्ड होते हैं बच्चों। इन फाइबर्स को कहा जाता है मेरे बच्चों कॉर्डा टेंडिनी। क्या कहा जाता है? कॉर्डा टेंडिनी, ठीक है। और यहाँ पे ये जो रिजेस दिख रही है जहां पे ये अटैच्ड है, दिख रहा है ना, ये ऐसे रफ एरिया जो दिख रहा है ये वाला, तो उसको बोला जाता है कॉलमना कार्नी। क्या बोला जाता है? कॉलमना कार्नी। याद रखना है आप लोग ने। अब हम वापस अपने ही टॉपिक पे आ जाते हैं। यहां से ब्लड जो है, अब ये ब्लड देखो यहां से ऐसे पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी को गार्ड करने वाला होता है सेमी लूनार वाल्व। कौन सा वाल्व होता है? सेमी लूनार वाल्व। मैं आगे लिख कर दूंगा आपको कौन सा वाल्व कहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहां से ये ब्लड जाएगा हमारे लंग्स तक। एल मतलब लंग्स होता है बच्चों, है ना, एल तक जाएगा मतलब लंग्स तक जाएगा। लंग्स में ब्लड का होता है ऑक्सीजनेशन, और ये 2 पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन्स क्या करती है? ब्लड को हार्ट में लेकर आती है। पूरा का पूरा ब्लड कहां पे अब जमेगा? हमारे लेफ्ट एट्रियम में। जैसे ये लेफ्ट एट्रियम में जमा होगा वैसे कौन सा वाल्व खुलेगा बच्चों? बाइकस्पिड वाल्व, और ये होता है माइट्रल वाल्व, ठीक है। अब बाइकस्पिड वाल्व क्या करेगा? ब्लड को ऐसे बाहर रिलीज करेगा, जो कि यहां से ब्लड हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक चला जाएगा, है ना। अब इसमें याद रखो बच्चों, ये थोड़ा सा मोटा दिख रहा होगा आपको, देखो दिख रहा है ना, ये राइट वेंट्रिकल जो होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होगा ये मोटा दिख रहा होगा, और ये थोड़ा सा पतलू सा दिख रहा होगा। व्हाई? बिकॉज हमारे राइट वेंट्रिकल को ब्लड लंग्स तक भेजना होता है, लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये मोटा क्यों होता है? बिकॉज इसको पूरे बॉडी तक ब्लड भेजना है, ठीक है। ये आप लोग ने याद रखना है। अब सिंपल सी अगर मैं बात बोलूं बच्चों, क्या बोलूं? सिंपल सी अगर मैं बात बोलूं तो हमारे वैल्व्स की जो आवाज होती है, जो बंद चालू हमारे वैल्व्स होते हैं, ये किसकी वजह से होते हैं? सॉरी, हमारे हार्ट को जो आवाज आती है ये किसकी वजह से होते हैं? ये ब्लड को मतलब क्या कर रहे हैं? वैल्व्स खुल रहे हैं फिर बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, ऐसा, इस तरह, है ना। अब ये बंद और खुल रहे हैं, बंद होना और खुलने की वजह से जो आवाज क्रिएट हो रही है उसी से हमारे दिल की धड़कनें बनती है, और वो साउंड को लबडब साउंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? लबडब साउंड इसको बोला जाता है। तो ये याद रखना है आप लोग। अब ये देखेंगे बच्चों इंटरनली स्ट्रक्चर हार्ट का, थोड़ा सा देख लेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाल्व देख लेंगे बच्चों। तो सबसे पहला वाल्व देखेंगे हम लोग बाइकस्पिड वाल्व, है ना, बाइकस्पिड वाल्व। ये बाइकस्पिड वाल्व कहां होता है? ये होता है हमारा लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच। ट्राइकस्पिड वाल्व कहां होता है? देखो याद रखना, वाल्व की पोजीशन पे हम लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व कहां होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व होता है हमारा कहां पे? राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच, ओके। फिर सेमी लूनार वाल्व कहां होता है? सेमी लूनार वाल्व। ये सेमी लूनार वाल्व कहां होता है बच्चों?
पल्मोनरी ट्रंक की गार्ड करता है ये, ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक। फिर उसके बाद मैं बोलता हूं बच्चों, इसको जरा ऊपर भेज देंगे, ट्रंक को गार्ड करता है। फिर उसके बाद मतलब अपना थिबेसियन वाल्व, देखो थिबेसियन वाल्व, ये जो थिबेसियन वाल्व है ये कहां होगा, हमारी कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी पे ये थिबेसियन वाल्व होगा। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाल्व आप लोग को याद रखने बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। तो सबसे पहले ये पंपिंग एक्शन समझने से पहले हम क्या करते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि ब्लड कहां से कहां आ रहा है, ठीक है। तो याद रखना है भाई, ब्लड कहां से कहां आ रहा है, सबसे पहले हमारी बॉडी होगी, है ना, देखो बॉडी। तो देखो ये जो बॉडी है ना, ये क्या भेजेगी बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आएगा, हमारा राइट एट्रियम में। कहां पे आएगा, राइट एट्रियम में। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर अपर बॉडी से आ रहा है तो ये कहां से आ रहा है, मतलब सिंपल मैं बोलूं तो अपर बॉडी अगर मैं बोलूं तो, एक सेकेंड मैं ऐसे बना देता हूं, एक लोअर बॉडी से आ रहा है, एक अपर बॉडी से आ रहा है, दोनों तरफ से कहां पे आ रहा है, हमारा राइट एट्रियम में। कहां आ रहा है बच्चों, राइट एट्रियम में। अब ये चीजें बहुत बारीकी से होने वाली है बच्चों, याद रखना। तो नीचे साइड से ब्लड कौन लेकर आ रहा है, नीचे साइड से ब्लड लेकर आ रहा है हमारा, ठीक है, नीचे साइड से ब्लड जो लेकर आ रहा है वो लेकर आ रहा है हमारा इंफीरियर वेना कावा, IVC लिख देता हूं मैं यहाँ पे, और ऊपर से लेकर आ रहा है सुपीरियर वेना कावा, SVC, ठीक है, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। और हार्ट से खुद के भी आता है बच्चों, थ्रू कोरोनरी आर्टरी, तो CA लिख देता हूं मैं, ठीक है, ये याद रखना, यहां तक शायद आप लोग को याद रह जाएगा। इसके बाद राइट एट्रियम से हमारा ब्लड, देखो नीचे की तरफ एरो बना रहा हूं, कहां जा रहा है, राइट वेंट्रिकल की तरफ। और दोनों के बीच में होता है एक जबरदस्त चीज जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड, ट्राई वाल्व लिख देता हूं मैं, ट्राई भी लिख देता हूं, मतलब ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। अब यहां से ब्लड देखो निकल रहा है, कहां पे भाई, कहां पे जाएगा, लंग्स में। ब्लड कहां जा रहा है, लंग्स में। ये इसको मैंने ऊपर क्यों भेजा, क्योंकि हमारा ब्लड ऐसे ऊपर की तरफ, लंग्स ऊपर की तरफ होते हैं ना, ठीक है, इसकी वजह से। लेकिन यहां पे जो चीज होती है ना बच्चों, वो कौन सी चीज होती है, हमारा पल्मोनरी आर्टरी, है ना, एकमात्र आर्टरी जो क्या करेगी, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। यहां मैं क्या कर देता हूं, DB लिख देता हूं हर जगह, है ना, DB पहले भी हो चुका है ये, लेकिन फिर से इसलिए बता रहा हूं ताकि चीजें आप थोड़ी सी, हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्चुअलाइज करेंगे, थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। DB इसलिए लिख दिया। अब लंग्स में क्या हो गया भाई ब्लड का, अरे क्या हो गया मेरे भाई, ऑक्सीजनेशन हो गया, है ना। लंग्स में ब्लड क्या हो गया, ऑक्सी ब्लड अब तैयार हो गया। कौन सा ब्लड तैयार हो गया, ऑक्सी ब्लड। अब बार बार OB लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसलिए एक ही बारे में लिख दिया। अब ये ऑक्सी ब्लड कौन लेके आ रहा है, कहां पे लेके आ रहा है, अरे भाई कहां पे लेके आ रहा है, अब ये ऑक्सी ब्लड जाएगा हमारा लेफ्ट एट्रियम में। लेकिन लेफ्ट एट्रियम में ले जाने वाला कौन, मैं हूं डॉन, पल्मोनरी वेन, है कि नहीं, पल्मोनरी वेन। कौन लेकर जाएगा, पल्मोनरी वेन लेकर जाएगा। कौन लेकर जाएगा, पल्मोनरी वेन्स लेकर जाएगा। मेरे बच्चों ध्यान से सुनो ठीक से। अब लेफ्ट एट्रियम में पूरा ब्लड जमा हो गया, लेफ्ट एट्रियम से भाइयों बहनों ब्लड जाएगा कहां पे, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेकिन इन दोनों के बीच में मौजूदगी होगी बायकस्पिड वाल्व, बिस वाल्व लिख देता हूं मैं, बिस्वी, ओके। दोनों के बीच में कौन होगा, बायकस्पिड वाल्व होगा। और बायकस्पिड वाल्व से हमारा ब्लड सीधा जाएगा, वापस से क्या बना देते हैं, एक साइकिल बना देते हैं बॉडी तक। और इसको कौन लेके जाएगा भाइयों बहनों, इसको लेकर जाएगा हमारा एओर्टा। कौन लेकर जाएगा, सिस्टमिक एओर्टा। और ये पूरा का पूरा हमारा डबल सर्कुलेशन का डायग्राम है, एकदम सिंपल वे में तैयार मैंने आपको करके दे दिया।
ठीक है, एरोस पे ध्यान रखना है, कहां से कहां ब्लड जा रहा है, बस इतना याद रखना है। लेकिन इन सब प्रक्रिया के लिए हार्ट को क्या करनी पड़ती है, एक एक्शन करनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं पंपिंग एक्शन। अब ये पंपिंग एक्शन ना बच्चों हार्ट ना कुछ चीजों से कंट्रोल करता है। जो हार्ट के पास अपना एक अलग सिस्टम होता है जिससे वो इंपल्स जनरेट करता है, ठीक है। इसलिए हमारा हार्ट मायोजेनिक होता है। कैसा होता है, मायोजेनिक होता है। हमारा हार्ट होता है कैसा, हमारा हार्ट होता है भाई ऐसा वैसा नहीं होता है, मायोजेनिक होता है। हार्ट जो होता है कैसा होता है, मायोजेनिक, है ना, मायोजेनिक मतलब ये खुद की इंपल्स तैयार कर सकता है बच्चों। क्या तैयार कर सकता है, खुद की इंपल्स तैयार कर सकता है, इसीलिए हार्ट को बोला जाता है मायोजेनिक। अब हमारे हार्ट के पास एक पेस मेकर होता है, मतलब इंपल्स जनरेटर बोल सकते हो आप उसको। तो ये इंपल्स जनरेटर का नाम होता है बच्चा साइनो एट्रियल नोड। क्या बोला जाता है, साइनो एट्रियल नोड, है ना, साइनो एट्रियल नोड। अच्छा, मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में कुछ चीजें आई थिंक सो मिस कर दी, अब मेरे को याद आ रहा है वो चीज। देखो राइट एट्रियम के पास में एक चीज होती है बच्चों, जब हम छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना मम्मी के पेट में, तब ये छेद होता है एक, है ना, जिसको हम बोलते हैं फोसा ओवैलिस। क्या बोलते हैं, फोसा ओवैलिस। ये मेरा दिमाग से जरा उतर गया था, है ना, थोड़ा फास्ट जा रहा है ना, तो इसलिए दिमाग से उतर जाता है कभी कभी। तो फोसा ओवैलिस, जब हम लोग बड़े होने लग जाते हैं ना, तो ये जो छेद है ये बुझ जाता है और कन्वर्ट हो जाता है फोरामेन ओवेल में। अब ये याद रखो कि दो एट्रिया के बीच में जो एक सेप्टम रहता है ना, इंटर एट्रियल सेप्टम, उसके बीच, उसके एकदम नजदीक में ये फोरामेन ओवेल होगा, ठीक है, याद रखना, राइट एट्रियम में, ठीक है, सेप्टम के पास में। और दो वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम होता है उसको बोला जाता है इंटरवेंट्रिक्यूलर सेप्टम। ये बात याद रख लो बच्चों, ये बहुत अच्छे से याद रखना। वैसे आप लोग जब शॉर्ट नोट पढ़ोगे इसके तो आपको आराम से ये चीजें आ जाएंगी। अब देखते हैं साइनो एट्रियल नोड। अब साइनो एट्रियल नोड क्या करता है बच्चों, इंपल्स जनरेट करता है, जो कि राइट एट्रियम में अपर साइड में होता है, ठीक है। अब ये साइनो एट्रियल नोड इंपल्स किसको भेजेगा, हमारे एट्रियो वेंट्रिक्यूलर नोड के पास, है ना, वेंट्रिक्यूलर नोड के पास इसने क्या भेज दी बच्चों, इंपल्स भेज दी, है ना, एवी नोड। इसको ऐसे बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा एवी, ओके, ऐसे नोड, एवी नोड। अब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड भी राइट एट्रियम में होता है और उससे एक बंडल निकलता है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस। तो याद रखना एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड क्या कर रहा है, किसके पास सिग्नल भेज रहा है, बंडल ऑफ हिस, ठीक है, याद रखना है बहुत अच्छे से ये। अब बंडल ऑफ हिस ये दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, राइट ब्रांच और लेफ्ट ब्रांच, ठीक है। तो बंडल ब्रांचेस बोल दूंगा मैं, बंडल ऑफ हिस अब क्या करेगा, किसको इंपल्स भेजेगा, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस को क्या करेगा, बंडल ऑफ हिस क्या करेगा, इंपल्स भेजेगा। और इंपल्स यहां से सीधी कहां जाएगी, परकिंज फाइबर तक, परकिंज जी फाइबर्स। कहां तक जा रही है बच्चों इंपल्स, परकिंजी फाइबर्स तक अब ये इंपल्स जाएगी और हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, है ना। अब याद रखने वाली बात ऐसी है, जब भी ये इंपल्स ट्रैवल करेगी तब हमारा हार्ट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को ही क्या बोला जाता है बच्चों, सिस्टोल। क्या कहा जाता है बच्चों, सिस्टोल। और जब ये इंपल्स चली जाएगी तो हमारा दिल हो जाएगा रिलैक्स, जिसको हम बोलते हैं डायस्टोल। और आगे अब वही देखने वाले हैं कि भैया सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है। यहां तक आप लोग को ठीक से समझ में आ गया रहेगा। अब आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसी से तैयार होती है कार्डियक साइकिल, और ये कार्डियक साइकिल होती है 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड।
है ना। मतलब इसके 3 स्टेप्स में पूरी की पूरी कार्डियक साइकिल होती है। सबसे पहले होता है एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल है कि नहीं, एट्रियल सिस्टोल। दूसरा होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, है ना, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और तीसरा होता है जॉइंट डायस्टोल, जेडी लिख देता हूं मैं इसको, जेडी जेडी, जॉइंट डायस्टोल, है ना। इसी को तुम वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी, वीडी भी बोल सकते हो। तो जॉइंट डायस्टोल, ये चीजें आप लोग को अच्छे से याद रखनी है बच्चों, ठीक है। शायद आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ओके। अब जो एट्रियल सिस्टोल होता है, यहां पे क्या होता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है। क्या होता है, एट्रिया डीपोलराइज होगा, डीपोलराइज होगा मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा। और ये बात याद रखो, ये सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए होता है। कितने, 0.1 सेकेंड का। टोटल कार्डियक साइकिल होती है 0.8 सेकेंड की, जिसमें से 0.1 सेकेंड एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, 0.3 सेकेंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, और 0.4 से लेके 0.8 तक जॉइंट डायस्टोल होता है बच्चों, जिसमें पूरा का पूरा हार्ट ऐसे रिलैक्स हो जाएगा। तो देखो, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, पूरे के पूरे रिलैक्स, ठीक है। ये होता है एक कार्डियक साइकिल। क्या होता है बच्चों, एक कार्डियक साइकिल। अब यहां पे जैसे मैंने बोला वेंट्रिकुलर सिस्टोल वगैरह, इसमें क्या होगा, वेंट्रिकल क्या होगा, डीपोलराइज होगा, और डीपोलराइज करने की वजह से क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो बॉडी कहां, ब्लड कहां जाएगा, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ब्लड जाएगा टुवर्ड्स लंग्स। और अगर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ब्लड कहां जाएगा, टुवर्ड्स बॉडी, है ना, टुवर्ड्स बॉडी। याद रखने वाली बातें ये, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रख लेना है बच्चों। जॉइंट डायस्टोल में, जॉइंट डायस्टोल जब बढ़ेगा हार्ट का साइज, तो देखो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा, है ना। लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा, है कि नहीं। और फिर राइट एट्रियम से ब्लड कहां एंटर करेगा बच्चों, राइट एट्रियम से ब्लड करेगा राइट वेंट्रिकल में, कहां एंटर करेगा, और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड करेगा एंटर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। ये बात आई है, एलवी और एलए में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है मेरे को लिखने के टाइम पे, लेकिन फिर भी चलो याद रखने वाली बातें हैं ये, ठीक है। तो राइट एट्रियम से ब्लड करेगा राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रिया से ब्लड एंटर करेगा लेफ्ट एट्रियम में, जॉइंट डायस्टोल के दौरान, ठीक है। ये बात आप लोग ने याद रखनी है। अब एक बार जब हार्ट हमारा जब बीट होता है, तो लगभग ये क्या करता है, 70 ml ब्लड क्या करता है, पंप कर देता है। कितना, 70 ml ब्लड कितना क्या करता है, ये हार्ट हमारा पंप कर देता है। अब अगर ये 72 बार बीट करेगा, तो ये इसका आंसर लगभग 5040 ml आएगा। तो हमारा हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड करता है पंप, लगभग 5 लीटर ब्लड को ये क्या कर देता है, हमारा हार्ट पंप कर देता है, ठीक है। ये वाली बात भी आप लोग ने याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। कार्डियक आउटपुट हमारा यही होता है। उसके बाद देखो बच्चों, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स याद रखना 3 टाइप्स की होती है, आर्टरीज, याद रखने वाली बातें ये, आर्टरीज के बाद में, आर्टरीज जब डिवाइड एंड रीडिवाइड होती है तो इससे बनता है कैपिलरीज, है ना, इससे बनती है कैपिलरीज, और कैपिलरीज जब यूनाइट होती है तो बनती है वेन्स, है ना। याद रखने वाली बातें। तो आर्टरीज जो होती है बच्चों, आर्टरीज ये कैसी होती है, सबसे पहले नो वाल्व, इसमें कोई वाल्व नहीं होता है, ओके। ये कैसी होती है, बेचारी थिन सी होती है, पतली सी होती है, एकदम टेंशन नहीं रहता है, लेकिन इनमें होते हैं वाल्व्स प्रेजेंट, है ना, वाल्व्स प्रेजेंट, इनमें प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाल्व्स, ठीक है। यहां याद रखना है बच्चों आप लोग ने, अभी तो आगे आगे देखेंगे, चलो ठीक है, इसको और बढ़ाते हैं आगे। तो सबसे पहले आर्टरीज देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बाहर की जो लेयर होती है, इसको बोला जाता है ट्यूनिका एक्सटर्ना, है ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना। फिर ये अंदर थिक लेयर दिख रही है, मिडल वाली, ये होती है ट्यूनिका
मीडिया, और ये हमारी मसल वाली लेयर होती है बच्चों, ठीक है। और ये होती है ट्यूनिका इंटरना, ठीक है। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। अब याद रखना आर्टरीज हमेशा कैरी क्या करेंगी, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट कौन सी, हमारी पल्मोनरी आर्टरी। एकमात्र आर्टरी है बच्चों जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इनमें कितने लेयर्स होते हैं बच्चों, 3 लेयर्स, है ना, 3 लेयर्स। ए आउटर कौन सी होती है, आउटर होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना, टी एक्सटर्ना लिख देता हूं मैं, फास्ट ले रहे हैं हम थोड़ा सा, तो ट्यूनिका एक्सटर्ना। मिडल वाली कौन सी होती है भाई, मिडल वाली होती है ट्यूनिका मीडिया। याद रखना जो ये ट्यूनिका मीडिया है ये मस्क्यूलर होती है, कैसी होती है, मस्क्यूलर होती है, और ये आर्टरीज में ज्यादा थिक होती है बच्चों, एज कंपेयर टू हमारे वेन्स। आर्टरीज में ट्यूनिका मीडिया जो होती है थोड़ी ज्यादा थिक होती है, बिकॉज, ठीक है, इट इज थिक, याद रख लेना ये थिक इन आर्टरी। कैसी होती है ये, आर्टरीज में थोड़ी सी थिक होती है। उसके बाद याद रखना इसको क्या करना पड़ता है, इट हैव टू पंप ब्लड, मतलब ये प्रेशर वेव्स क्रिएट करती है, ठीक है, इट क्रिएट्स प्रेशर वेव्स। ओके, अंदर जो ये दिख रहा है ना इसे रफ सर्कुलर, ये ऐसे रफ सरफेस, इसको टेसिलेशंस बोलते हैं बच्चों। क्या बोला जाता है इसको, टेसिलेशंस बोला जाता है। ये बात आप छोटी छोटी चीजें याद रख लोगे तो बहुत सारी चीजें हल्की हो जाएगी। थर्ड वाली लेयर कौन सी है, सी ट्यूनिका इंटरना, और ये किससे बनी है, हमारे नॉर्मल एपिथेलियल थिन एपिथेलियल सेल से बनी रहेगी, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों बहुत अच्छे से, है ना, स्क्रीनशॉट निकाल लेना इसका। अब आगे बढ़ जाते हैं बच्चों हम लोग कैपिलरीज पे। इजी है बहुत, ठीक है। सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर्ड होती है ना, किससे बनी रहेगी, एंडोथेलियल सेल से, किससे, एंडोथेलियल सेल्स, है ना। एंडोथेलियल सेल्स, वो वाला जो इनर वाली लाइन थी ना एंडोथेलियल सेल्स की, एपिथेलियल सेल्स की, वही एंडोथेलियल सेल्स यहाँ पे कैपिलरीज बनाएंगे। फिर इसमें से हो सकता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, क्या हो सकता है बच्चों, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, प्लस यहाँ पे जो WBCs हैं इन्हीं कैपिलरीज से क्या कर सकते हैं, डायपेडेसिस जैसे मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, देखो बच्चों ये दो सेल्स है अपने कैपिलरीज के, और इनके बीच में देखो ये गैप है, ये WBC आएंगे, ये देखो WBC ऐसे आएंगे, यहाँ घुसेंगे, ऐसे स्क्वीज होके बाहर को निकल जाएंगे। यही होता है हमारा, ये क्या है, WBC। यही मूवमेंट को क्या बोला जाता है बच्चों, यही मूवमेंट को, स्क्वीजिंग मूवमेंट को बोला जाता है हमारा डायपेडेसिस। क्या बोला जाता है, डायपेडेसिस। और याद रखना यहां सिर्फ एक्सचेंज होता है मटेरियल का, डिफ्यूजन होता है गैसेस मॉलिक्यूल्स का, और ऑस्मोसिस वगैरह भी हो सकता है। तो कैपिलरीज थिन होते हैं। वेन्स में ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, इसमें भी 3 लेयर्स होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। बस इसका काम क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स, प्लस इनमें होते हैं वाल्व्स। ये 2 पॉइंट आप लोग ने याद रखने हैं भाई, इनमें होते हैं वाल्व्स, क्योंकि ये प्रेशर वेव नहीं जनरेट कर सकते, तो आगे का ब्लड पीछे वापस नहीं आ जाना, तो वाल्व यही चीज प्रिवेंट करते हैं, बैकफ्लो नहीं होने देते ब्लड का। तो वाल्व्स वेन्स में होते हैं, आर्टरीज में वाल्व्स नहीं होते हैं, ठीक है, ये अच्छे से याद रख लो। फिर उसके बाद पल्स के कुछ पॉइंट्स है बच्चों, जैसे फेशियल, टेम्पोरल, यहां पे भी होता है, फिर कैरोटिड गले के पास, ब्रेकियल मतलब ये यहाँ पे ये वाला रीजन, उसके बाद रेडियल मतलब ये तो सभी को पता है, ये रेडियल मतलब देखो जो रेडियल बोन के पास रहेगा तो इसलिए रेडियल, फिर हमारे टांगों के एकदम थाइस के पास फेमोरल, फिर मैं बोलूंगा पॉप्लिटियल,
जो हमारे घुटना होता है ना, नी के एग्जैक्ट पीछे, फिर पोस्टीरियर टिबियल, टिबिया बोन के पास, और डॉर्सल पेडिस जो कि हमारे टोज के पास होगा। ये सब पल्स होती है। अब पल्स और हार्ट रेट, एचआर और पल्स क्या होता है? पल्स बच्चों क्या होता है? ये एक प्रेशर वेव होती है। क्या होती है? प्रेशर वेव, है ना। प्रेशर वेव आफ्टर जनरेटेड आफ्टर हार्ट बीट, है ना, हार्ट बीट। जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आर्टरीज में से ऐसी जोर से एक प्रेशर वेव जाएगी, और इसी प्रेशर वेव को कहा जाता है पल्स। अब जो पल्स रेट होता है ये इक्वल्स टू होता है हार्ट रेट के। ये बात आप लोग याद रखना। PR मतलब पल्स रेट, HR मतलब हार्ट रेट, ठीक है। जितनी बार हार्ट बीट करेगा उतनी बार पल्स जनरेट होगी। जितने बार हार्ट बीट नहीं करेगा मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, हार्ट बीट ही करता है। ये याद रखना है आप लोग ने, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर। ये क्या होता है बच्चों? प्रेशर exerted by heart, sorry, pressure exerted by blood on the wall of blood vessels, है ना, blood vessels। तो देखो, जब भी बच्चों देखो याद रखना, ये मान लेते हैं हम लोग हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है। ये हमारी ब्लड वेसल है, ये उसके अंदर के टेसिलेशंस है, ठीक है। ऐसे देख रहे हैं हम लोग, साइड से देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लो येलो कलर से मैं ब्लड बता रहा हूँ, ये ब्लड यहाँ पे ऐसे फ्लो कर रहा है ना। तो ये जब ब्लड फ्लो करता है ना बच्चों, तो ये क्या करता है? साइमल्टेनियसली इसकी वॉल पे क्या करता है? ऐसे प्रेशर डालता है ना। तुमने नली में देखा होगा पानी की, है ना, जब भी उसको हम दबाते हैं तो एकदम से मोटी हो जाती है। तो ये क्या करता है? इसे प्रेशर लगाता है बच्चों। कहाँ प्रेशर लगाता है? ये प्रेशर लगाता है हार्ट की, सॉरी, आर्टरीज की वॉल्स पे, ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे। तो यही प्रेशर को हम बोला जाता है, हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब ये जो ब्लड प्रेशर है इसको नापा किस में जाता है? सिस्टोल बाय डायस्टोल में। और इसका एक वैल्यू होता है बच्चों, नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू 120/80 मिलीमीटर ऑफ Hg, मिलीमीटर Hg। मतलब अगर सिस्टोल हो रहा है हार्ट का तो 120 मिलीमीटर से मर्क्यूरी की वॉल ऊपर चढ़ेगी, और अगर डायस्टोल हो रहा है तो 80 मिलीमीटर से मर्क्यूरी की वॉल ऊपर चढ़ेगी। और जब दोनों को हम लोग सिस्टोल बाय डायस्टोल के फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। अब इसको नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं स्फाइग्मो मैनोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? स्फाइग्मो मैनोमीटर, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, इंस्ट्रूमेंट या फिर डिवाइस टू मेजर ब्लड प्रेशर। ओके, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा स्फाइग्मो मैनोमीटर होता है बच्चों, ठीक है। याद रखना, मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, जैसे मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले ही बताया कि एक स्फाइग्मो मैनोमीटर होता है ना, स्फाइग्मो मैनोमीटर होता है। और ये स्फाइग्मो मैनोमीटर के पास क्या होता है? एक ऐसे, मतलब एक कफ होता है, हैंड कफ होता है इसके पास। क्या होता है? हैंड कफ। अब ये हैंड कफ को क्या किया जाता? हमारे बॉडी यहाँ पे आर्म्स पे लपेटा जाता, और एक ऐसे ब्लोअर होता है, ठीक है। जैसे जैसे ब्लो करेंगे वैसे वैसे क्या करेगा? वो कफ टाइट होते जाता है। अब आप लोग ने देखा ही होगा, सबके सब आप लोग बीमार हुए होंगे कभी ना कभी, तो डॉक्टर ने ये हमको कभी ना कभी लगाया है। अगर हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे है तो वैल्यू हमारी ऊपर नीचे दिखेगी, नहीं तो 120/80 की वैल्यू हमारा एकदम करेक्ट बताएगा स्फाइग्मो मैनोमीटर, ठीक है। याद रखना। अब कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस देख लो बच्चों, CAD। तो ये किसके वजह से होती है? दिस अकर्स ड्यू टू हार्डनिंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी।
कोरोनरी आर्टरी। अब ये कोरोनरी आर्टरी हार्ड हो गई तो क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है बच्चों, यहां पे मैं बता देता हूं। अगर मान लो कि, अच्छा चलो ठीक है, हाँ मान लो ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी है हमारी। अगर ये इसके अंदर ऐसे कुछ एक्यूमुलेट भी हो जाता है ना बच्चों, तो इसके वजह से क्या होता है, हमारा जो ब्लड है ये प्रॉपर तरीके से क्या होता है, देखो यहां से ब्लड बहुत जा रहा है लेकिन यहां से एकदम कम निकल रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हार्ट को प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं पहुंच रहा है, और प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो ये वाली बीमारी होती है। तो ऐसे टाइम पे क्या किया जाता है, फिर एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, फिर मैं बोलूँगा बाईपास सर्जरी हो जाती है, ज़्यादा ही डेंजरस चीज़ें है तो। और अगर ये ऐसी चीज़ें डिपॉजिट हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस। क्या बोलते हैं, अथेरोस्क्लेरोसिस, है ना। कौन सी बीमारी होती है ये, अथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, कोलेस्टेरॉल डिपॉजिट हो जाता है हमारे हार्ट की वेसल्स में, इस वजह से हमको हार्ट की डिजीजेस होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है आप लोग ने। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसकी वजह से क्या हो सकता है बच्चों, हार्ट अटैक जैसी चीजें आराम से होती है। तो हार्ट सिंपल में बोलूं O2 डेफिशिएंट हो जाता है, O2 डेफिशिएंसी हो जाती है हार्ट को, O2 डेफिशिएंसी टू हार्ट। अब हार्ट के पास O2 नहीं पहुंचेगा तो हार्ट प्रॉपर बंद काम नहीं करेगा, और अगर हार्ट प्रॉपर काम नहीं करेगा तो हार्ट अटैक आ सकता है। हार्ट अटैक, अटैक करो जोर से, ठीक है, हार्ट अटैक हो सकता है बच्चों। उसके बाद मैं बोलूंगा एंजाइना पेक्टोरिस, है ना। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है पेन इन एंजाइना पेक्टोरिस, मतलब देखो पेन इन लेफ्ट रीजन, लेफ्ट चेस्ट रीजन, है ना। कहां होता है ये पेन, लेफ्ट में चेस्ट रीजन में होता है, और ये पेन स्प्रेड कर सकता है हमारे लोअर जॉ तक, लोअर जॉ, फिर शोल्डर में भी ये पेन महसूस हो सकता है। ज्यादा नहीं, ये होता किस वजह से है, एक तो एक्सर्शन की वजह से, एक्सर्शन मतलब एक्स्ट्रा काम हो गया, फिर लो O2 सप्लाई, है ना, लो ऑक्सीजन सप्लाई, लो ऑक्सीजन सप्लाई हुआ तब भी ये चीजें हमको महसूस की जाती है। इसका इलाज क्या है, रेस्ट करो, रेस्ट करो, मजे करो, है ना, मजे करो। लाइफ में मजे होने चाहिए भाई, है ना। लाइफ में बिल्कुल भी ऐसा टेंशन नहीं चलनी चाहिए, लाइफ में मजे चलने चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों मैं बोलता हूं आप लोग को, जाओ घूमा करो कहीं ना कहीं, जैसे आपके एग्जाम्स हो जाएंगे किसी अच्छी जगह पर घूम के आओ जहां से आपको खुशी मिले, खुशी मतलब अपनी हैप्पीनेस मिले, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोग ने कि थोड़ा सा खुद को हैप्पी करना जरूरी है बच्चों, नहीं तो आगे चल के ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो एंजियोग्राफी क्या होती है, ये होती है बच्चों एक्सरे इमेजिंग। क्या, एक्सरे इमेजिंग, है ना, एक्सरे इमेजिंग टू फाइंड ब्लॉकेजेस, टू फाइंड ब्लॉकेजेस। एक्सरे इमेज जब हम लोग देखते हैं, है ना, ब्लॉकेज ढूंढते हैं हमारे वेन्स में कहां ब्लॉकेजेस हो गए हैं, तो इस पर्टिकुलर चीज को एंजियोग्राफी कहा जाता है। अब ये एंजियोग्राफी की क्यों जाती है, डन फॉर एंजियोप्लास्टी। क्या, डन फॉर एंजियोप्लास्टी। अब ये एंजियोप्लास्टी क्या होती है, अभी देखो बच्चों हमारा ये ब्लड वेसल है, ओके। अब यहां क्या हो गया, ये ऐसे ब्लॉकेज तैयार हो गया है। अब इसमें क्या किया जाता है पता है क्या, एक स्टेंट डाला जाता है। अब सर ये स्टेंट क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें ऐसे कैथेटर डालेंगे, कैथेटर के ऊपर ऐसे ये स्टेंट होता है। स्टेंट मतलब क्या होता है, ऐसे समझ लो बच्चों एक मेटालिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब मेटालिक टनल जैसा स्ट्रक्चर। अब ये बलून जब फूगेगा तो ये पूरा ऊपर हो जाएगा बच्चों, और ये मस्त ऐसे वेन्स को क्या करेगा, ऐसे खोल कर रखेगा, ठीक है। वेन्स को क्या करेगा, ऐसे खोल कर रखेगा, और ये खोलने की वजह से क्या होगा, ये वेन्स वापस से कोलैप्स नहीं करेंगी, ये आर्टरी कोलैप्स नहीं करेंगी, ठीक है। ये याद रखना है आप लोग ने, ये स्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर चीजें ज्यादा हो गई तो करा जाता है फिर बाईपास सर्जरी।
बाईपास सर्जरी। तुम्हारे टांग से एक आधी क्या की जाएगी, एक बड़ी सी वेन निकाली जाएगी और वो हमारे हार्ट में इंसर्ट करके डायरेक्ट कोरोनरी के बदले डायरेक्टली हम लोग राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज सकेंगे। ऐसे कुछ किया जाता है ताकि हार्ट को अपना प्रॉपर ब्लड मिल सके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई प्रॉपर तरीके से चालू हो सके। अगर चाहते हो, मैंने बाईपास के ऊपर एक वीडियो बनाना है, मुझको आता है बाईपास में क्या होता है, बस सर्जरी करते नहीं आती है, बिकॉज आई एम अ टीचर नॉट अ डॉक्टर, वो डॉक्टर्स का काम है, लेकिन प्रोसीजर गुरु पूरी पता है। तो अगर चाहते हो बाईपास पे एक वीडियो बने तो भाई पक्का क्या करना, कमेंट में बता देना सर बाईपास सर्जरी पे एक वीडियो बना दो, ठीक है, बिल्कुल बन जाएगी बच्चों, ठीक है। डॉक्टर से कंसल्ट भी करूंगा मैं आप लोग के लिए और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी बाईपास की चिंता छोड़ो, आप बोर्ड के ऊपर ध्यान दो, ठीक है, याद रखना। अब ये हो गया एंजियोग्राफी। हार्ट ट्रांसप्लांट समझ गया आपको, हार्ट ट्रांसप्लांट तो आपको पता है, इधर का हार्ट लो उधर पे दो, ठीक है। तो हार्ट ट्रांसप्लांट के ऊपर हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे ज्यादा। साइलेंट हार्ट अटैक बच्चों आज का सबसे डेंजर है, सबसे ज्यादा डेंजर है, किसी को भी हो जा रहा है और इसका रीजन नहीं पता चलता, इसके कोई सिम्टम्स नहीं दिखते हैं और साइलेंटली आके हमारा कार्यक्रम हो जाता है। ये पोल्यूशन वगैरह की वजह से बहुत ज्यादा लेवल पे इसकी ग्रोथ हो चुकी है बच्चों। तो याद रखो, मेडिटेशन वगैरह हमको, एक्सरसाइज शेड्यूल बहुत रखना जरूरी है, सही खाना खाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें एक चीज देखो बच्चों, ईसीजी। ईसीजी याद रखना, ये 3 टाइप्स की वेव शो करता है बच्चों। पी देखो इसमें कितने, ये हार्ट के बीट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट इसके लिए यूज होता है वो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब ये जो ईसीजी है, ये 3 वेव्स में इसको हम स्टडी करते हैं। कितने वेव्स में? 3 वेव्स में। तो पहला होता है पी वेव, जो कि एक देखो ऊपर एक हल्का सा डिफ्लेक्शन है ऊपर की तरफ, अपवर्ड प्रोजेक्शन, ठीक है। दूसरी होती है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखो बच्चों, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखो, इसमें से पहला क्यू जो इधर शार्प नीचे की तरफ जाता है, आर एकदम ऊपर पीक और नीचे की तरफ वापस एस आता है और फिर ये ऐसे की तरफ ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है और लास्ट में एक हल्का डिफ्लेक्शन होता है, देखो दिख रहा है ना, ये ऐसे एक अपवर्ड एलिवेशन जो कि होता है हमारा टी वेव। याद रखने वाली बात ऐसी है कि पी वेव क्या करता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन बताता है। क्या बताता है? एट्रियल डीपोलराइजेशन बताता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बताता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, लेकिन टी वेव बताता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। यह आप लोग को याद रखना है। वीरेप मतलब वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, वीडेप मतलब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और एडेप मतलब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ये बातें याद रखो। तो पी फॉर एडेप, क्यूआरएस फॉर वीडेप और टी फॉर वीरेप। वीरेप, रैप और डेप में फर्क समझो, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम बच्चों क्या करता है, हमारे देखो सेल्स है, मैं डायरेक्ट ड्राइंग कर रहा हूं, अभी ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा मैं अब, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। देखो ये हमारे सेल्स होते हैं और ये सेल्स के अंदर क्या होता है बच्चों, देखो ये सेल्स है हमारे और ये सेल्स के अंदर क्या होता है, ये ऐसी स्पेसेस होती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो ऐसे कुछ स्पेसेस बना रहा हूं, अभी दिख रहा है ना, ये स्पेसेस होती है बच्चों, ठीक है। अब ये स्पेसेस में क्या होता है, ऐसे फ्लूइड रिलीज होता है, ओके, इसको हम ECF बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है। और ये पूरा फ्लूइड जमा करने की जिम्मेदारी है, देखो एक वेन की होती है, सॉरी एक वेसल की होती है, जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल। और ये वेसल क्या करती है, पूरे फ्लूइड को जमा करती है हमारे लिम्फेटिक बड़ी सी वेसल में। ये छोटी छोटी होती है लिम्फेटिक कैपिलरीज, LC लिख देता हूं मैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज। और ये होती है LV मतलब लिम्फेटिक वेसल्स। ये कैपिलरीज जमा करेगी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को और वापस से क्या डाल देगी, हमारे हार्ट में, जहां पे वो वापस से क्या होगा, ब्लड की स्ट्रीम में, मेन स्ट्रीम में आ जाएगा। और पूरा का पूरा हमारा ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, वेस्ट को सर्कुलेट करता है और हार्ट में पोर करता है, ताकि वो वापस से वेस्ट को रिफाइन किया जा सके। अब ये काम करने के लिए हमारे लिम्फेटिक वेसल्स में क्या क्या चीजें होती हैं, एक फ्लूइड बहता है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं लिम्फ।
ये लिम्फ ना पूरा ब्लड जैसा ही होता है, लेकिन इसमें बस आरबीसीज और कुछ प्रोटीन्स नहीं होते, प्लस प्रोटीन्स, ये चीजें नहीं होती है। नॉट नॉट नॉट, क्रॉस बना दिया मैंने, ये चीजें नहीं होती है। ओके, यहां पे ये चीजें नहीं होती है, लेकिन इसमें WBCs होते हैं, इसीलिए इसका कलर, फैट्स बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसका कलर मिल्की होता है, थोड़ा सा मिल्की व्हाइटिश लाइक होगा। तो ये लिम्फ होता है बच्चों हमारा, ठीक है। और याद रखना, इसमें WBC ज्यादा रहने की वजह से क्या होता है, यहां पे इम्यून सिस्टम भी ज्यादा होती है, प्लस लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं बच्चों टॉन्सिल्स, या फिर लिम्फ नोड बोल सकते हैं। ये पूरे बॉडी में ऐसे जाले के जैसे फैले रहते हैं, ठीक है। लिम्फ नोड्स भी इसको भी बोला जा सकता है, और ये सब लिम्फ नोड एक में एक से कनेक्टेड होते हैं लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा। अब लिम्फेटिक कैपिलरीज की एक खासियत होती है बच्चों, ये एक तो नॉर्मल कैपिलरीज से बड़ी होती है, प्लस इसका एक एंड ब्लंट होगा, दिख रहा है ना, मतलब एक तरफ से ये बंद होगी और एक ही तरफ से खुली रहेगी, ये इसकी एक सबसे बड़ी खासियत है, ठीक है। और अगर आपको आज का सेशन समझ में आ गया होगा तो क्या करना है, जाना है नीचे कमेंट बॉक्स में, बता देना है सर सब समझ गया है, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और लाइक कर देना है वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।